अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल प्यारे इब्राहिम को आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। मेरी दुआ है कि ये शहर जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम बसते हैं, जिस शहर से हमारी यादें वाबस्ता हैं, जिस शहर में हमारे बच्चों ने अपना मुस्तकबिल गुजारना है, अल्लाह पाक इस शहर की गली गली, कोने कोने, चप्पे चप्पे को हमारे इन बच्चों के लिए महफूज बना दे और अल्लाह पाक हमारे बच्चों को हमारे इस प्यारे शहर की हुक्मरानों की गफलतों से मेरे परवरदिगार हमेशा महफूज रखना। सुबह जब खबरें भी देख रहे थे, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं, क्योंकि मेरा न्यूज़ से भी ताल्लुक़ रहा है, लेकिन मैं उसके बावजूद ऐसी कोशिश करती हूँ कि ऐसी कोई भी खबर जो कि तोड़ दे एक इंसान को, मैं वो ना देखूँ अपने शो शुरू होने से पहले, क्योंकि मुझे पता है कि फिर मेरे लिए शो करना मुश्किल हो जाता है। और मैं जब उसकी माँ की चीखो पुकार सुन रही थी, अल्लाह पाक हमारी इस बहन को सब्र जमील अता करे और अल्लाह पाक और किसी भी बच्चे को, किसी भी बच्चे की माँ को वो दिन ना दिखाए जो हमारी ये बहन देख रही है। और गम की इस घड़ी में मैं, मेरी ये टीम, मेरा पूरा चैनल इब्राहिम की माँ के साथ, इब्राहिम के बाप के साथ, हमारी इस बहन के साथ खड़ा है और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारी इस बहन को सब्र जमील अता करे, मैं आज के शो का आगाज़ करूँगी। जी तो इब्राहिम की माँ थी। हमने एक और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से एक और माँ की फरियाद और शिकायत भी सुनी। कुछ दिनों पहले आपने देखा कि कराची का एक मारूफ मॉल है, वहाँ पर एक ख़ातून की वीडियो, एक माँ की वीडियो जो बड़ी कंसर्न माँ थी, उसकी वीडियो वायरल हुई, जिसमें वो ये शिकायत करते हुए दिखाई दे रही थी कि उनके बच्चे को प्ले एरिया में एंट्री की इजाज़त नहीं मिली और उनका बच्चा बहुत डिस्टर्ब था, वो बच्चा ऑटिस्टिक था। माँ ने उसके वाले से भी तस्करा किया। देखिए, हो सकता है कि मॉल इंतज़ामिया ने, उनको लगता हो, क्योंकि मॉल का पर्सपेक्टिव भी खैर मैं लेना चाहूँगी, लेकिन मुझे आप एक लोग खुद बताएं, औलाद वाले तो स्पेशली मुझे बताएं, अगर आपके घर कोई बच्चा ऑटिस्टिक पैदा होता है तो इसमें पहली तो बात माँ का कोई कसूर नहीं होता। और आजकल हम देख रहे हैं कि ऑटिज़म के केसेस बहुत खुल के सामने आ रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो इस मुआशरे में सही तरीके से कोप अप नहीं कर सकते। हो सकता है मैं भी किसी स्पेक्ट्रम पे, बड़े माइल्ड से स्पेक्ट्रम पे कहीं मौजूद रही हूँ, यू नेवर नो। उस बच्चे को मॉल में जनाब, जहाँ बाकी बच्चे खेल रहे थे, उस बच्चे को अंदर एंट्री की इजाज़त नहीं मिली और वो बच्चा इतना डिस्टर्ब हो गया कि वो बच्चा रोने लग गया। और उस बच्चे की तकलीफ़ अगर मुझसे देखी नहीं जा रही थी तो जस्ट इमेजिन कि वो उसकी माँ वो कैसे तकलीफ़ देख रही होगी, क्योंकि वो यहाँ ही पे देख रही थी कि ये मुआशरे ने एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि यहाँ पे वो मेरे बच्चे को बर्दाश्त नहीं करेगी। वो देख रही थी कि मेरे बच्चे की एक्सेप्टेंस जो है इस मुआशरे में, इस कम्युनिटी में क्यों कम हो रही है। मेरा आप लोगों से सिंपल एक ये सवाल है और आज मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग शो इसलिए गौर से देखें क्योंकि हमारे यहाँ ऑटिज़म पे बात होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ ऑटिज़म के डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स में बच्चों को भी देख रहे हैं। मैं लोगों को देखती हूँ, लोग बहुत इनह्यूमन हैं, लोगों में एम्पैथी नहीं मौजूद। ऐसे बच्चों के लिए जो कि ऑटिस्टिक हो, मेरी फैमिली में, अगर मैं ननिहाल में देखूँ, मेरी सिर्फ एक फीमेल कज़न है वो जो कि ऑटिस्टिक है एंड शी इज़ सिवियरली ऑटिस्टिक। एक ही है। उसको कहीं बाहर लेके नहीं जाते। क्यों? क्योंकि जी लोग अटैच कर देते हैं, जी साईं है जी, ये तो हाई, ये तो पता नहीं बच्ची पागल। ऐसे ऐसे वर्ड्स हमने बचपन से सुने हुए हैं। शायद उसी वजह से मेरी अम्मी ने हमें रेज ऐसा किया कि अगर हम कहीं ऑटिस्टिक बच्चे ऐसे देखें, हम सबसे, और कहीं हम ऐसा ऑटिस्टिक बच्चा देखें जो हमें लगता है कि बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, हम सीधा उसको गले मिलते हैं, हम उसको प्यार करते हैं, उसको बताते हैं कि हम भी तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हैं। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली में भी एक है। पिछले दिनों मरियम नवाज़ की हमने एक बड़ी अच्छी वीडियो देखी जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी अपने घर में उनकी बहन का बेटा इज़ ऑटिस्टिक चाइल्ड, तो उनके अंदर एम्पैथी मौजूद है। शी नोज़ कि क्या तकलीफ़ होती है और कितना ज़रूरी है ऐसे बच्चों को हमारी सोसाइटी का पार्ट बनाना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। माँ बाप सदा नहीं रहते, तो जब माँ बाप चले जाएंगे उन बच्चों के साथ कौन खड़ा होगा? आई हैव हर्ड माई खाला दुआओं में
हमेशा कहती हैं कि अल्लाह मियाँ मेरी बच्ची मुझसे ज़्यादा आउटलिव ना करे। वो कहती मेरी ज़िंदगी में मेरी बच्ची दुनिया से चली जाए, ऑटिस्टिक बच्ची, इसका कौन ख्याल रखेगा। ये माँ बाप के अंदर खौफ मौजूद है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस पैदा करना बहुत ज़रूरी है और आज कोशिश करेंगे शो में इस हवाले से हम बात करें। दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आप लोग की लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगे। इसी वाले से बात करने के लिए मेरे साथ शो में मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ फैशन डिज़ाइनर मुअज़्ज़म अब्बासी साहब। और मुअज़्ज़म के अपने जिनके बेटे हैं वो ऑटिस्टिक हैं, तो ज़रा हम उनसे उनकी स्ट्रगल भी पूछेंगे और किस तरीके से फिर वो उसको डील करते हैं। क्योंकि आज मेरा तो ये मकसद है कि मैं आपको बता सकूँ कि आपके अंदर इतनी एम्पैथी कैसे आनी और आपने डील कैसे करना है अगर आप किसी ऑटिस्टिक बच्चे को देखें। मेरे साथ जनाब मौजूद हैं अमारा नवीद जो कि स्पेशल चाइल्ड एजुकेशनिस्ट हैं। साथ में उनके मौजूद हैं डॉक्टर शाजिया जो कि क्लिनिकल इंचार्ज पाकिस्तान सेंटर फॉर ऑटिज़म से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप तीनों को शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले तो वैसे मैं मौसम आपसे जानना चाहूँगी कि व्हेन डिड यू रियलाइज़ कि आपका बेटा, एक टर्म मैं आपको दोबारा से बता दूँ, एक ही टर्म होती है हम जो कहते हैं ना स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल चिल्ड्रन। इट्स नॉट स्पेशल चिल्ड्रन, इट किड्स और चाइल्ड विद द स्पेशल नीड्स। तो मुझे मेरे मॉर्निंग शो के करियर में 12-13 साल हो गए मैं, और मैंने शायद उसी वक्त से ही लगी मैं कि ये बड़ा ज़रूरी है कि हम ये अपनी टर्म को ठीक कर लें कि स्पेशल नीड्स है, बच्चे स्पेशल नहीं है, नीड्स उनकी स्पेशल हैं। तो ये याद रखिएगा। आपको कब रियलाइज़ हुआ कि किसी स्पेक्ट्रम पे है? आई थिंक बाय 1.5 year ही वॉज नॉन वर्बल, मतलब वैसे बोलता था वर्ड्स लेकिन जो प्रॉपर स्पीच होती है उसमें डिले थी। तो उस वक्त हम लोगों को थोड़ा सा फीलिंग आई एंड बाय देन वी वेंट टू अमेरिका। और हमने अमेरिका में जाके उनको जब दिखाया तो इमीडिएटली उन्होंने बोला कि जी ये इज़ वेरी मतलब माइल्ड स्पेक्ट्रम पर हैं, बट वो हैं। और उसके बाद बस फिर हमारी दुनिया के जो है वो कहते हैं ना डायनामिक्स चेंज हो गए। Was your first child? नो, दिस इज़ माई सेकेंड चाइल्ड। तो सेकेंड चाइल्ड में ये बस इशू था। हमारी फैमिली में इंटर मैरिजेस भी नहीं हुई थी, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं था। एपरेंटली दिस वाज द फर्स्ट एवर केस हमारी फैमिली के अंदर था। तो ऑब्वियसली शॉक वेव आई, लेकिन उसको मैंने बड़ा पॉजिटिवली लिया। मैंने कहा अब अगर ये इफ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ एंड गॉड हैज़ चोजन मी, सो लेट्स एम्ब्रेस इट एंड लेट्स टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। मोहब्बत के साथ जितना आप लेकर चल सकते हैं उसको चले। ट्रू। और आई बिलीव ये जो बच्चे जो विद स्पेशल नीड्स दे हैव सो मच लव। और इनसे भी जब मैं डाउन सिंड्रोम बच्चों की बात भी करती हूँ तो खैर बिल्कुल डिफरेंट फिनोमेनन, दे हैव सो मच लव। जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो इतना दे आर सो प्योर। सो उनके लिए फिर हम ज़्यादा में शेल्टर उनको अच्छा प्रोवाइड करना है ताकि बिकॉज दे आर वेरी टैलेंटेड। हमने एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ आई थी गुड डॉक्टर। जी आप वो अगर आपने देखी हो, अगर आपके घर में कोई ऑटिस्टिक बच्चा है तो प्लीज़ वो ज़रूर देखें ताकि आपका दिमाग खुले और आपको पता चले कि आपके बच्चे में क्या क्या कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं। आप मुझे बताएं सबसे पहले तो अगर मैं इसकी बात करना चाहूँ डॉक्टर साहिबा, सो ज़रा ऑटिज़म की टर्म को ज़रा खुल के ज़रा बयान कीजिएगा लोगों के सामने। सबसे पहले ऑटिज़म को हमें समझना होगा क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है दूसरी स्पेशल नीड्स से। जब हम दूसरी स्पेशल नीड्स के बारे में बात करते हैं तो ऐसा होता है कि वो उसमें जो भी चैलेंजेस हैं वो हमें दिख रहे होते हैं। ये जो सारे चैलेंजेस होते हैं तो इसीलिए अर्ली साइंस ऑटिज़म की बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। माइलस्टोन्स क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा अवेयरनेस जो है वो कम थी पास्ट में, बट विद ईच पासिंग डे डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स के थ्रू, अवेयरनेस सेशंस के थ्रू, तो जो बेसिक अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है वो माइलस्टोन्स की है। क्योंकि हमें ये नोटिस करना होगा कि क्या बच्चे ने 9 मंथ की उम्र में बेबल करना स्टार्ट किया था या नहीं किया था, अपना पहला वर्ड जो है वो इमिट किया था या नहीं किया था, या हमारा जो छोटा बच्चा है वो आई कांटेक्ट बनाता है या नहीं बनाता। देयर वर सो मैनी पेरेंट्स के जिनके बच्चे हमारे पास 16 मंथ्स की भी 14 मंथ्स की भी एज में आए और उन्होंने इसी चीज़ से इस चीज़ को सेंस किया कि ड्यूरिंग लैच, ड्यूरिंग फीडिंग टाइम बच्चा जो है वो एक कनेक्शन नहीं बनाता, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करता, आई कांटेक्ट। तो उन्होंने वहीं से इस चैलेंज को थोड़ा सा सेंस कर लिया। उसके बाद ये है कि अर्ली इंटरवेंशन की इम्पोर्टेंस, ऑटिज़म के साइंस एंड सिम्टम्स की इम्पोर्टेंस। ऑटिज़म को सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि वंस बच्चा डायग्नोज हो जाता है तो हम पेरेंट को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि ये बैड पेरेंटिंग है। ये बैड पेरेंटिंग नहीं है, ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि बिफोर बर्थ ही बच्चे के अंदर था।
ठीक है, birth? वो मौजूद था, इट्स न्यूरो डेवलपमेंट। अच्छा, ये यहाँ हमें तो हम अपनी समझना माँ को होगा। कह रहे होते हैं ना कि जी क्योंकि हमारी माँ जो टेलीफोन बहुत ज्यादा यूज कर रही देखिए, होती दे हैं। आर द कंट्रीब्यूटिंग अच्छा, फैक्टर्स जवेरिया भी इस वक्त एक्चुअली। हमारे सामने मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मौसम, क्या हाल है? कैसी हैं आप? ठीक ठाक बिल्कुल हैं? ठीक। आज मेरे पक्के दोस्त को बुलाया है आपने। बिल्कुल जी, आज पक्के दोस्त है क्योंकि आज हमारा टॉपिक वैसे दिल का, तो हमने कहा जी, जी दिल की बिल्कुल, बात होगी तो सारे दोस्त इकट्ठे होंगे। तो मुझे ये बताएं, आपने बोला कि दिस इज बिफोर बर्थ। This is before हम birth, कह रहे होते हैं कि जी हाँ। औरत टेलीविजन बहुत देख रही है क्योंकि वो खुद फोन में बिजी है, बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए बच्चा ऑटिस्टिक हो गया है। हम लोगों के अंदर, जैसे मैं लोगों को देखती हूँ, ये एक जनरल देखा concept। आपने टीवी, बच्चा टीवी जितना देख रहा था, ऑटिस्टिक तो उसने होना ही था। उसने होना था, लेकिन होता ये है कि ये जो सारे मैंने कहा ना, ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, जी, जी। ये सिवियरिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऑटिज्म में जो चीज़ें जो हैं, अगर जो मेजर इसकी ऑटिज्म को हम करेक्टराइज करें तो सोशलाइजेशन का डिसऑर्डर है, कम्युनिकेशन का डिसऑर्डर है। बच्चा सोशलाइजेशन करने में लिमिटेड सोशलाइजेशन है, कम्युनिकेशन या तो नहीं है या बहुत लिमिटेड है, और या फिर तीसरी चीज़ उसके रिपीटेटिव बिहेवियर्स हैं, जो एक चीज़ कर रहा है उसको रिपीटेडली किए जा रहा है। जो चीज़ें हम सेंस कर सकते हैं, क्योंकि मैं कनेक्ट करना चाहूँगी जहाँ से आपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, कि क्योंकि ऑटिज्म दिखता नहीं है इतना ज़्यादा, तो ये साइन एंड सिम्टम्स जो हैं, अब ये पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए इसकी बहुत, क्योंकि इनका प्ले मैनर डिफरेंट होगा। ठीक है, इनकी ट्रांजिशन डिफ़िकल्ट होंगी, कि जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत आराम से स्विच कर जाते हैं, एक ग्लास से दूसरे ग्लास पे स्विच कर जाते हैं, इनके लिए ये सब चैलेंजेस हैं। और इन्हीं चैलेंजेस में इनको उलझा देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बच्चा जो है ये थोड़ा सा डिफरेंटली एबल्ड है और किसी चैलेंज के साथ है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक बात इस चीज़ की, But that does not mean कि वो बच्चा बाकी चीज़ों में पीछे रह जाएगा। देखें, ऑटिज्म को वंस डायग्नोसिस हो जाते हैं तो 3 चीज़ें होती हैं जो हम उसके जो लेवल्स हैं उसकी बात करते हैं। तो लेवल्स उसके आपने सुना होगा, माइल्ड ऑटिज्म जैसे सर ने कहा, मॉडरेट ऑटिज्म, सिवियर ऑटिज्म। ये जो चीज़ है ना, ये ग्रेड करती है कि बच्चे को सपोर्ट कितनी चाहिए, थेरेप्यूटिक और सोसाइटी की और पेरेंटल। ठीक है, अगर बच्चा माइल्ड ऑटिज्म है, अर्ली इंटरवेंशन जो है उसको मिल गई है, तो देयर वर एम्पल चांसेस कि वो जो है एक अच्छे टाइम पे जो है अपनी इनिशियल थेरेपीज़ लेके वो रेडी हो जाएगा एक स्कूल के लिए, एक सोसाइटी के लिए और फंक्शनल इंडिपेंडेंस के लिए। मॉडरेट है, थोड़ी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगी, बट अगर सिवियर है तो मोस्ट प्रॉब्ली जो सपोर्ट है थेरेप्यूटिक हो गई, पेरेंटल हो गई, सोसाइटी के, वो उसको थ्रू आउट द लाइफ जो है वो उसको चाहिए होगी। मुझे बताया, हमारा ऑटिस्टिक बच्चों के लिए उतने इदारे मौजूद हैं जितने हम बढ़ते हुए रेशियो देख रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू सो मच। आई थिंक आपके शो में, आई थिंक मैं खुद जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो 4थी या 5वीं मरतबा इन द रीसेंट टाइम्स इस टॉपिक के बारे में बात करना मैं नोट कर रही हूँ। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हम सब कह रहे हैं कि क्रिएट अवेयरनेस। जब तक आपको पता ना हो, और अवेयरनेस के बाद आई थिंक मुझे लगता है अवेयरनेस से बढ़ जाए आगे। Exactly. इतनी आपने दुनिया में चीजें सीख ली, आप टिकटॉक पे भी क्या कुछ करने लग गए हैं भाई, तो जो कोई जरा काम की चीजें जरा वो भी तो समझें। एंड आई थिंक अवेयरनेस के बाद, जैसे आप कहेंगे, नेक्स्ट स्टेप शुड बी, वी शुड नॉट बी इन डिनाइल। ये जो हमारा डिनाइल फैक्टर है ना, ये भी हमें बहुत हैंडीकैप करता है कि हम इस बारे में बात करें या इसके लिए कोई इकदाम करें। कमिंग टू योर क्वेश्चन, हमारे यहाँ इदारे हैं या नहीं है? पहले के मुकाबले में काफ़ी इदारे हैं, लेकिन जो क्वालिटी इदारे हैं वो नहीं है। देयर आर सो मेनी प्लेसेस आई हैव बीन टू जो शायद ऑटिज्म और ADHD में फ़र्क भी नहीं, डिफरेंशिएट करना भी नहीं जानते। देयर आर सो मेनी रॉन्ग डायग्नोसिस जो दे दिए जाते हैं और फिर वो बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए एक ट्रॉमा बन जाता है। तो आई थिंक इदारे हम जितने चाहे कर लें, आई थिंक इंश्योर ये करना चाहिए कि क्वालिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट टाइप ऑफ न्यूरो डाइवर्सिटी वी आर डीलिंग विद। क्योंकि एक चीज़ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम बीइंग अ रिमेडियल थेरेपिस्ट ऑल्सो एंड बिहेवियर इंटरवेंशनिस्ट ऑल्सो, मैं हमेशा ये कहती हूँ, you have to understand autism is not a disease. ADHD is not a disease. दुनिया में यही है, अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक में जाएं वो उसको डिजीज नहीं कहते। नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि आपका बच्चा सोचता डिफरेंट है, Exactly. सीखता डिफरेंटली नहीं, है, और उसके बाद जब ये डिफरेंटली देखता है, क्योंकि वो नहीं, पूरी दुनिया में यही कहते हैं। उसके बाद मसला ये होता है कि why I say this is कि लोगों को लगता है, आई थिंक जैसे हमारे घर में एक गुस्से वाला आदमी होता है ना, हाँ, या एक शरपसंद आदमी होता है, एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होता है, वो अलग ही नजरिए से अपनी दुनिया को देख रहा होता है। अगर हम उसको इसी तरह लें कि बस बच्चा सोचता डिफरेंट है, सीखता डिफरेंट तरीके से,
और चीजों को अपने हिसाब से देखता लेकिन है। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि ये सारी चीजें पेरेंट्स को ये लगता है कि बस अच्छा आप आए, बच्चा इज डायग्नोस्ड विद ऑटिज्म या ADHD, ठीक है हम 6 महीने के लिए इंटरवेंशन करेंगे, हम 1 साल के लिए करेंगे, एंड फिर उसके बाद क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं कि ये सही क्यों नहीं हो रहा। तो फिर मेरा सवाल ये कि ये सही नहीं होना। इसमें मैं एक ऐड चीज करूं। जी। आई होप यू डोंट गेट ऑफेंडेड बाय दैट। आपने बड़ा अच्छा वर्ड कहा था कि क्वालिटी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऑटिज्म सेंटर्स जो पाकिस्तान के अंदर है वो कमर्शियल सेंटर्स भी कन्वर्ट हो गए। इट्स ऑन द राइज। पहले 100 में 1 होता था, अब 10 में 1 हो गया। इफ यू गो एंड चेक द स्टैटिस्टिक्स, अब ये हो गया कि जो ऑटिस्टिक पेरेंट आता है किसी भी सेंटर के अंदर, उसको एक बकरा समझ के उससे जितना पैसा निकाला जा सकता है वो निकाला। एंड दैट इज सो हार्ट ब्रेकिंग कि बहुत अच्छे जानने वाले आपको लिटरेचर बेच रहे होते हैं 2.5 लाख रुपए का। तो जहां बेचारे पेरेंट को 10 जगहों पे 10 में से 10 जगह पे धोखा मिल चुका है, वो 11th टाइम ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। That's what I meant by quality. स्कूल में भी जो रिसोर्स टीचर होती है उसकी बचा तो वो भी बिल्कुल एक अलग गेम है। वो मतलब ऑटिज्म में मुझे लगता है कि शायद अमीर अफोर्ड कर सकता है ना कि बच्चा, और वह हकीकत ऐसा ही है। ऐसा और पता है जो माँ बाप होते हैं ना उनकी भी काउंसलिंग के लिए होनी चाहिए चीजें, क्योंकि वो जिस टाइम से गुजर रहे होते हैं, बच्चे को तो नहीं पता, उसको तो सिखाया जा रहा है ना। तो जो डिफरेंटली उसको पाल रहा है उसके लिए भी तो कोई ऐसा इदारा हो कि उनको भी तो सिखाया जाए कि आपको किस तरह बच्चे को लेके चलना है। वैसे तो माँ बाप से ज्यादा बच्चे को कोई नहीं जानता, लेकिन जब आप जैसे वो घबरा गई थी जो हमने अभी देखा है, जो आजकल वायरल हुआ है कि वो परेशान थी कि मैं क्या करूँ उस वक्त, तो माँ बाप को भी ट्रेन करना चाहिए ना। अच्छा जैसे देखिए आप बहुत ट्रैवल करती हैं जवेरिया जी, आपने पाकिस्तान में क्या फ़र्क देखा? अगर मैं ये सिर्फ अभी बात करूं कि हम बच्चों को डील कैसे करते हैं, देखिए, और हम बाहर कैसे डील करते हैं। देखिए मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मौज़म को भी पता है, उनमें से 11 लोग ऐसे हैं जिनके घर में ऐसे बच्चे हैं, और वो मेरे बहुत ही करीबी लोग हैं। और मैं उनसे कभी कहती नहीं हूँ, उनके सारे बच्चे ना मेरी तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है उनका। मेरा बेटा भी इनका बहुत बड़ा फैन है। मतलब वो बच्चे ऐसे हैं कि जिनको जो नहीं भी जानते ना कि मैं कोई एक्ट्रेस हूँ या कुछ हूँ, क्योंकि बाहर बच्चे कहाँ देखते हैं इतना, लेकिन वो लोग हैरान रह जाते हैं, कहते हैं हमारे बच्चे किसी की नहीं सुनते, किसी के पास कि तुम्हारे अंदर क्या चीज़ है कि तुम्हारे लिए पागल है। जब मैं वहाँ से आ रही होती हूँ तो वो लोग रो रहे होते हैं कि नहीं जाएं, और बहुत ज़्यादा तंग करते हैं अपनी माओ को। तो मैं उनके सामने ज़्यादा उनको वो नहीं करती, मैं नॉर्मली बिहेव करती हूँ, ज़ाहिर है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चे ही वहाँ पर हैं, वो नॉर्मल स्कूल में जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई अलग स्कूल खुला हुआ हो, वो उन्हीं स्कूल्स में पढ़ते हैं जहाँ पे नॉर्मल, बस उनको वहाँ पर तवज्जो डिफरेंटली दी जाती है। और वहाँ पर उनके लिए जो खासकर जो उनकी काउंसलिंग के लिए भी टीचर होती हैं, उनको ज़्यादा टाइम दिया जाता है एग्जाम्स में पढ़ने, मतलब एग्जाम के लिए अगर आप उनको बिठाते हैं उनको टाइम भी ज़्यादा दिया जाता है। इसके अलावा उनको अलग से बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी जाती है उसी स्कूल में। ऐसा नहीं है, हाँ जो बहुत ज़्यादा जिनको अगर सिवियर होती है, मसला होता है, उनको थोड़ा सा आप चाहें तो उनको अलग स्कूल में डाल सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आपको कोई आपके ऊपर वो नहीं है ज़बरदस्ती कि आपको वहीं करना है, आप यहाँ नहीं पढ़ा सकते। मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ जिनके बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं ना, वो कहते हैं यार पाकिस्तान में नहीं यार, बच्चे के लिए बाहर इसीलिए बाहर जाना होता है ना। छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा एक चीज़ देखिए, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं इस शो की टोन को सैड रखूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो पेरेंट्स जिनके यहाँ ऑटिस्टिक बच्चे अगर हैं उनको सैड होने की ज़रूरत है। येस, मैं शो के आगाज़ में इसलिए होगी बिकॉज आई हैव अ पर्सन इन माई फैमिली, और मैं गैरों की क्या बात करूं, मैंने अपनों को भी देखा है कि अपनों उसको कितना मिसट्रीट करते हैं। तो एक मेरे दिल में वो कहते हैं ना कि आप समझ लें कि एक कसक है, एक मुझे अंदर से गम है, गुस्सा है कि क्यों लोगों के अंदर ही एम्पैथी नहीं आई, और क्यों हम पाकिस्तान में देखते हैं कि अगर आपका बच्चा सिवियरली ऑटिस्टिक हो, अगर सिवियरली ऑटिस्टिक से मेरे मुराद ये है कि अगर वो बच्चा लाउड हो जाता है, वो ज़्यादा हजूम में जाके वो ट्रिगर हो जाता है और वो अपने आप को मारना शुरू कर देता है, तो लोग बजाय ये कि लोग माँ बाप की सपोर्ट को पहुँचें और माँ बाप को बताएं कि नहीं इट्स ओके, वी विल डील इट। एंड अगर वी भी नहीं कह सकते तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, आप कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा, बच्चा है, कुछ नहीं है, बच्चा है। यही एक लाइन
बहुत मैटर करती है। अच्छा, सबसे पहले तो देखें हम पेरेंट्स को ये ब्रेक कैसे करते हैं कि आपका बच्चा किसी स्पेक्ट्रम पे है, ये बड़ा मैटर करता है, क्योंकि द वे यू ब्रेक इट वो आगे से पेरेंट्स की बहुत सारी चीज़ें बनाता है, संवारता है। और अगर आपने कभी ऐसी बुरे तरीके से, जैसे अक्सर स्कूलों में बुला के जिस तरह से माँ बाप को बताया जाता है कि सॉरी हम आपका बच्चा नहीं रख सकते क्योंकि आपके बच्चे अपना ज़रा टेस्ट करवाएं, आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, तो वो माँ बाप ब्रेक हो जाते हैं जिस तरीके से उन पर ब्रेक करे होते हैं। कितना इंपॉर्टेंट इसको एक सही तरीके से माँ बाप तक पहुँचाना, कन्वे करना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि माँ बाप जब भी हमारे पास आते हैं ना, तो ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलार्मिंग साइंस होती हैं वो लेकर आते हैं। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि स्कूल से ही रेफ़र होकर आते हैं, स्कूल में ही उनको, क्योंकि प्री नर्सरी में जब बच्चा जाता है तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है बहुत सारी चीज़ें कि वो वहाँ जाके अपने पीयर से सोशलाइज करेगा, एक सर्कल में बैठेगा, एक उसका एक प्ले मैनर होगा, और यही सारी चीज़ें हैं जो ऑटिज़म में मिसिंग हैं। तो जब वो उस एक तरीके, ख़ास तरीके से खेल नहीं रहा होता जो कि एक प्ले का तरीका है, बाकी सारे जो अपने पीयर्स हैं, अपने जो क्लास फेलोज़ हैं, उनसे हट के बैठा होता है, उनका पार्ट नहीं बनता, फिर अगर उसके ऊपर उसके लिए लोड डाला जाता है तो फिर वो वाली चीज़ है कि वो शाउट करना शुरू कर देता है, वो थ्रो करना शुरू कर देता है। और उसके बाद ये होता है कि पेरेंट को स्कूल से रेफ़र किया जाता है कि आपका बच्चा जो है वो थोड़ा सा ये वाली प्रॉब्लम्स हैं, ये आ रही हैं, तो आप इसको चेक कराएं। पेरेंट्स आते हैं बहुत परेशानी के, क्योंकि बेसिकली देखें जब उनको स्कूल से भेजा जा रहा होता है तो आजकल आपको पता है कि पेरेंट्स के लिए कितना मुश्किल होता है अपनी पसंद के स्कूल में अपने बच्चे को भेजना, और वहाँ से उसको ये एक तरह का पार्शल विड्रॉल मिल रहा होता है कि अगर कुछ खुदा ना खास्ता ऐसी साइन आ गई। अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, बट देयर आर स्कूल्स अभी भी कि जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि उन्हें इनको अपने स्कूल का पार्ट बनाना है। तो वो जब हमारे पास उन्हें भेजते हैं रेफर करके, जब तक ये बच्चे स्कूल का पार्ट नहीं बनेंगे नॉर्मल स्कूल, बिल्कुल, जैसे जवेरिया ने कहा कि बाहर तो बच्चे उन्हीं स्कूल में जाते हैं, बाकी बच्चों के अंदर एम्पैथी डेवलप कैसे होगी? हम वो सोसाइटी कैसे बना पाएंगे जहाँ पे ये लोग इंक्लूड हो? अच्छा, ये बताया मुझे कि जैसे बाहर 3 साल तक ना फ्री होता है थेरेपी बच्चों की, जो है इस तरह के बच्चे जो होते हैं उनकी 3 साल तक, उनको कैसे पता चल जाता है पैदा होते ही कि बच्चे? अच्छा, ये हमने शुरू में भी जब बात की थी कि बहुत सारे अर्ली साइंस ऐसे होते हैं कि हमारे पास कुछ पेरेंट आए जिन्होंने 12 मंथ्स में, 13 मंथ्स में भी फील कर लिया कि ड्यूरिंग फीडिंग बच्चा कनेक्शन नहीं बना रहा, माँ के साथ जुड़ के नहीं बैठा हुआ, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा। 9 मंथ 10 मंथ्स के बाद यूजुअली बच्चे जो हैं ट्रैक करने लगते हैं पेरेंट की मूवमेंट को, पॉइंटिंग करने लगते हैं, फिंगर पॉइंटिंग करने लगते हैं, ये चीज़ें मिसिंग होती हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल है इसीलिए अवेयरनेस का, क्योंकि अगर हम ऑटिज़म की बात करें तो जितना जल्दी हम इंटरवीन करेंगे उतना ही ज़्यादा सक्सेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहाँ तो स्पीच थेरेपी भी शुरू कर देते हैं बिल्कुल बच्चों की। हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, और इसमें फिर अवेयरनेस का बहुत रोल है कि सोसाइटी में हमारे यहाँ वो लोग भी बहुत मौजूद हैं जो कि कहते हैं कि अगर ये देर से नहीं बोला कोई बात नहीं, इसका तो फादर भी देर से बोला था, इसकी तो मदर भी देर से हमारे तो फैमिली में ट्रेंड ही ये है कि लड़के देर से बोलते हैं, क्योंकि ऑटिज्म बहुत कॉमन है लड़कों में। ठीक है जी, ये भी पूछा जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब तो लड़कियों में भी मेरा ख्याल है ऑन द राइज। पता है क्या, जन्नत जब पैदा हुई थी ना तो जन्नत बहुत जल्दी बोल पड़ी थी, उसने बहुत जल्दी बोलना शुरू किया था, लेकिन वो चलना उसने देर से शुरू किया था। तो मुझे तो इतनी टेंशन थी जब वो पैदा हुई, कब बोलेगी कब बोलेगी कब बोलेगी। डॉक्टर साहब से बार बार पूछ रही, डॉक्टर साहब बोली, डॉक्टर साहब हंस रहे हैं, कह रहे हैं अभी टाइम लगेगा। फिर चलने के लिए मुझे टेंशन हुई कि चल क्यों नहीं रही। डॉक्टर साहब ने कहा चल लेगी। मुझे लगता है पहले बच्चे को लेके टेंशन होती है, दूसरी बात जब बच्चा अगर हेल्दी भी हो तो वो आराम से 13वें महीने में चलना शुरू किया उसने, 13 which is normal। लेकिन मुझे लग रहा था क्योंकि मेरे बहनों के मतलब बच्चे जो है, कजन्स जो हैं, उनके जल्दी चल पड़े थे, और कुछ लोग भी परेशान करते ना थोड़ा। हाँ, तो अच्छा, मुझे भी जैसे कुछ लोग, जैसे मैंने भी 10 माह में, मैं अम्मी में बताती मैं भागती थी, तो मुझे किसी ने बता दिया कि हमारी बच्ची तो 8 माह में भागती थी। मैंने कहा ये ज्यादा हो गया ये 8 माह में थोड़ा ज्यादा हो गया कि 8 माह में भागती थी। मेरी बेटी ने भी जब वो साल का हुआ तब उसने, अच्छा मुझे ऐसा लगता है, अच्छा ये बच्चे बहुत ज्यादा जीनियस होते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मैंने जितने बच्चों को देखा है बहुत जीनियस होते हैं, और जैसे जैसे वो बढ़ते रहते हैं वो पता चलता रहता है। जैसे मेरी एक फ्रेंड का बच्चा है, उससे आप दुनिया के किसी भी
पॉलिटिक्स के बारे में, किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में, किसी भी मुल्क के आप उससे पूछो, उसको सब पता है, क्योंकि इनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो ना, बिल्कुल, इनको अगर आप वो चीज़ फराहम करें तो ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को इतनी ज़्यादा डीपली उसके रिसर्च करते हैं कि उनको हर चीज़ पता होती है। तो मैं हैरान हो जाती हूँ, मैं किसी भी मुल्क का बोलूँ उसको सब पता है। तो हम ये भी कर सकते हैं, अगर हम जैसे हम मुसलमान हैं तो हमारे पास तो ये भी चीज़ है कि हम उनको कुरान पाक हिफ्ज़ करा लें, बहुत सी मेमोरी, क्योंकि ये बच्चे रिपीट ज्यादा करते हैं ना फोटोग्राफिक चीजों मेमोरी को। इनकी बहुत तेज होती है। माय ओन कार्ड्स के सन जरिए और इज अ उसके मैथमेटिशियन, जरिए, यू गिव हिम द इयर्स एंड ही कैन कैलकुलेट योर एज। बाय द टाइम आप कैलकुलेटर पे जा रहे होंगे, he will give you the exact accurate number like Matilda in mathematics. अब देखिए मैं यही मैं जरा पेरेंट्स को इतना हौसला यहाँ पे भी देना चाह रही हूँ कि अक्सर पेरेंट्स को Extra लग रहा होता है genius कि होते हैं। अगर आपके बच्चे ऑटिस्टिक हो, अगर आपने बिग बैंग थ्योरी देखी हो तो उसमें जो शेल्डन होता है, तो शेल्डन की सी बहुत सारी चीजें आपको ऐसा लग रहा होता है कि वो ऑटिस्टिक, क्योंकि उसको टच उसको अच्छा नहीं लग रहा होता, कुछ लाइट्स वगैरह वो एक पर्टिकुलर चीजों के साथ उसका एक अपना कुशन होता था, वो और वो जीनियस था दिखाते। वो 13 साल की उम्र एक बच्चा PhD कर लेता है, तो वो इतना जीनियस था। सो ये आप अवेयरनेस होना जरूरी है कि जी कितने माइल इसके ये जानना जरूरी है कि वो बच्चे का रुझान किस तरफ है। यस एग्जैक्टली, ये बच्चे आगे एक्सेल करते हैं ना अगर देखा जाए। देखिए ऑटिज्म को अगर अब देखा जाए तो इसको ASD कहते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो स्पेक्ट्रम के जैसे डिफरेंट शेड्स होते हैं। तो जैसे मिस जवेरिया ने भी कहा, सर ने भी कहा कि उनका बच्चा मैथ्स में जीनियस है, तो इनकी कोई ना कोई ऐसी, तो इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि हम इनकी नीश आइडेंटिफाई कर सके कि इनका कोर क्या है, इनका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो उसमें यह है कि बच्चे जीनियस होते भी हैं, और लेकिन उसमें जहाँ हमें ऑटिज़म को समझना ज़रूरी है, वहाँ ये भी समझना ज़रूरी है कि ऑटिज़म समटाइम्स अकेला नहीं होता, उसके साथ ट्विन डायग्नोसिस भी होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ होती है जो कि बच्चे की लर्निंग को कॉम्प्रोमाइज़ करती है, वो इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट होती है। तो जब भी ऑटिज्म डायग्नोज होता है तो डायग्नोसिस में ये लिखा हुआ होता है दैट द चाइल्ड इज विद इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट और विदाउट इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। इफ अ चाइल्ड इज विदाउट इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो आगे जाएगा, वो मेन स्ट्रीम भी कर जाएगा, वो स्कूल में भी। और अब हमारे पास तो मैंने कहा ना कि अवेयरनेस बढ़ने से फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं। CIE जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप उन्हें ये बताएं कि आपका बच्चा जो है वो इस डिफरेंट एबिलिटी के साथ है कि उसको ऑटिज्म है या ADHD है, तो दे विल प्रोवाइड देम एन एक्स्ट्रा टाइम। वो एग्जाम के दौरान उनको अगर ADHD है बच्चा तो उसको रोमिंग भी अलाउ करते हैं, उसको फिजिटिंग भी अलाउ करते हैं ताकि वो काम डाउन हो जाए। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि अभी जो हमारी जो जेनजी जो हमारी है, आप जैसे मेरे बच्चे हैं, वो इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं, उनको इस बारे में सब कुछ पता है। मेरे बच्चे जब भी किसी से मिलते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, और वो जब उनको पता चलता है तो हमें भी कहते हैं आप लोग नॉर्मल रहिएगा सर। मैं कहती हूँ हाँ हमने ही तुम्हें सिखाया है। लेकिन एक चीज ऐड करूँ आपके साथ, आई एग्री विद हर। आज की जनरेशन इज वेरी टॉलरेंट, बट उनके जो पेरेंट की जनरेशन है, आई एम सॉरी टू से, उनको हमें आप लोगों की सिंपैथी नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए। मैंने लोगों को देखा है कानों पे हाथ लगाते हुए, मैंने लोगों को देखा है अच्छे, जैसे आपने कहा कि रिलेटिव्स, रिश्तेदार, फ्रेंड्स शक्लें बनाते हैं। भाई तो हम बड़ा, आप ना बुलाएं हमें, बिल्कुल, लेकिन अगर आप हमें बुला रहे हैं, वो खुद ही है एक्चुअली। माय अनफॉर्चुनेट पार्ट इज उस जनरेशन को, बच्चों से ज्यादा उस जनरेशन को ट्रेन करना जरूरी है जो पेरेंटल है। बिल्कुल, बिकॉज दे आर वेरी इनसेंसिटिव, देयर वर्ड्स आर वेरी हार्श, और आपने रियलाइज नहीं किया, आई एम सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, आप पेरेंट भी उतना ही बुरे तरीके से ट्रॉमेटाइज्ड हुआ है। बिल्कुल, उसको भी हीलिंग वर्ड्स चाहिए, इंकरेजिंग वर्ड्स चाहिए आपके पास। आप लोग एक रुथलेस सोसाइटी के अंदर, और आप बिलीव कीजिएगा वेस्ट के अंदर रिस्पेक्ट देखें आप, वो गाड़ी भी आपके लिए पार्किंग अलग, डिसेबल्ड के लिए पार्किंग अलग होती है। आपका बच्चा किसी स्पेशल नीड का हो या डिफरेंट नीड का हो, वो आपको फर्स्ट पहले प्रेफरेंसेस देते हैं। एयरप्लेन्स के अंदर नाउ एमिरेट्स वालों ने बोला है वॉशरूम्स अलग हैं, दे विल गो आउट ऑफ द वे। हमने सिर्फ जहाज में रिक्वेस्ट की थी कि हमारे बच्चे को वो सीट चाहिए, विंडो सीट चाहिए, देयर वाज इमीडिएटली एयर होस्टेस ने कहा वी नीड टू टेक केयर ऑफ हिम, हमें इनको देना है आपके पास। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर नहीं।
कुछ भी यहाँ पे तो हम कहते थे कि बच्चे को मना ही कर देना कि आप बच्चे को लेकर ट्रैवल ही क्यों कर रहे हैं इस बच्चे को। Exactly. I would continue. I myself have witnessed के हम एक प्ले एरिया में थे, एक मॉल में, एंड एक वहाँ पे एक बच्चा was diagnosed with autism, mild autism था उसको, मगर उसकी ये टेंडेंसी थी कि वो जा के बच्चों को अप्रोच कर रहा था, बिकॉज मे बी वो थेरेपीज में जा रहा होगा, उसको सिखाया जा रहा होगा कि कैसे बात करनी है। आई माई सेल्फ हैव नोटिस कि बच्चे वर वेलकमिंग टू इट। और वहीं बाहर मैं जब पेरेंट्स के साथ खड़ी हुई थी, आई हैव सीन पेरेंट्स विद माई ओन आईज कि उन्होंने अपने बच्चों को वहाँ से इशारा किया, उसके साथ नहीं खेलो, उसको वहाँ इधर आ जाओ। एंड आई जस्ट लुक्ड एट द पेरेंट, आई वाज लाइक मैम डू यू अंडरस्टैंड व्हाट द चाइल्ड इज ट्राइंग टू डू? वो कोई हार्म नहीं कर रहा उसको, वो बात कर रहा है, वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, उससे इंट्रोडक्शन ले रहा है। मतलब लोगों को ये लग रहा था एज इफ एग्जैक्टली कंटेजियस, एग्जैक्टली। नहीं, but the approach is लिटरली शेम ऑन आप ये न मैंने बाकी सोचें लोगों कि को आज देखा है। आपके घर में नहीं है, Exactly. तो कल आपके घर में नहीं हो होगा। सकता। इट कुड बी योर नेफ्यू, इट कुड बी योर ग्रैंड चाइल्ड। आप जो आज बिहेवियर कर रहे हैं वही मजहब वाली बात, इट विल कम बैक टू यू। आप किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं। Exactly. अच्छा, क्योंकि यहाँ पे आप पेरेंट हैं, ठीक है, आई एम अ सिस्टर टू एन ऑटिस्टिक गर्ल एंड यू आर अ फादर टू एन ऑटिस्टिक बॉय। कब सबको लगा, व्हेन डिड इट हर्ट द मोस्ट? सबसे ज्यादा आपको कब हर्ट हुआ, आपको गुस्सा आया लोगों पे? Several times, not once. A very rude comment from someone you know very well. How can a comment like this come from someone you know so well? Someone, एक शायद अनपढ़ इंसान या जिसको अवेयरनेस ना हो, उसका कमेंट आ जाए बुरा नहीं लगता, लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान, तमीज़ वाला, बहुत सारे, मतलब अब शो पे मैं क्या नाम लूँ, लेकिन ये है कि वेरी हर्टिंग, मतलब इट हर्ट्स यू। आप लोग को फयाजुल हसन चौहान साहब की वो वीडियो तो याद होगी जिसमें उन्होंने किस तरीके से कह दिया था, और ऐसे ऊंचे और बरमला इजहार करते हुए कि जी ये माँ बाप की आजमाइश है। बेसिकली ऐसे लोग हमारे लिए आजमाइश होते हैं कि ये ऐसे लोगों के साथ हमें उसी फिजा में सांस लेना है। ऐसे माँ बाप को, ऐसे लोगों को सलाम है जो इस बच्चों की तरबियत इस तरह कर रहे हैं। जी बिल्कुल, माँ बाप को। अच्छा, मुझे बगैर कुछ, खासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क में बगैर कोई सपोर्ट के। मुझे पता चले, अगर फर्ज करें कि मेरे घर में या मेरे आसपास कोई बच्चा ऐसा ऑटिस्टिक है, एंड फर्ज करें, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सिवियरली ऑटिस्टिक चाइल्ड, हाउ कैन आई गो? मैं उसकी माँ को कैसे अप्रोच कर सकती हूँ? मैं उसको सपोर्ट का इजहार करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? और मुझे मेरे बच्चे को और ख़ुद को कैसे प्रिपेयर करना है कि मैं उस एक बच्चे के लिए एक अच्छी सपोर्ट साबित हूँ, कि मैं भी उस बच्चे की डेवलपमेंट में कोई किरदार अदा कर सकती हूँ, उसकी दोस्त बन सकूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए, जैसे हमने शुरू में मैम ने भी बताया था, डॉक्टर साहब ने बताया था, देयर आर फ्यू रेड फ्लैग्स, देयर आर फ्यू डिफरेंसेस। किसी भी इंसान को पहचानने के लिए, उसके साथ अडेप्ट करने के लिए ना, आप अगर डिफरेंसेस समझ लें तो आपको उससे बात करना, उसको समझना, उसको फैसिलिटेट करना आसान हो जाता है। तो ऑटिज्म फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनको कनेक्शन बनाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, कम्युनिकेशन में, एक नए इन्वायरमेंट में ट्रांजिशन में डिफ़िकल्टी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्लासरूम रूल सेट करते हैं, टीचर को बहुत ज़्यादा उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बट ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स आर मोर इंक्लाइंड लर्निंग विजुअली, राइट? तो हम कुछ नहीं करते, हमें टीचर को ये बताना ही होता है ना कि ओके इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस एक्टिविटी, राइट? तो ये तो मुझे अनाउंस करना ही है। तो कितना टाइम लगेगा मुझे एज ए टीचर ये ट्रेन करने में कि मेरी क्लास में एक चार्ट लगा हुआ है और मेरी क्लास में ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैं बजाय से वर्बली बोलने के उस पिक्चर की तरफ इशारा कर दूं कि ओके इन 10 मिनट्स हम ये एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हैं। यू आर फैसिलिटेटिंग देम। फॉर अ पेरेंट, एक बच्चे को, एक माँ को ये बताते रहना कि आपका बच्चा बैठता नहीं है, आपका बच्चा एक ही चीज में लगा रहता है, रादर देन दैट वो माँ कितनी दफा ये बात सुनेगी, उस माँ को बहुत अच्छी तरह बताए कि मेरा बच्चा इजीली अडैप्ट नहीं करता, और वो 100 दफा सुन चुके हैं। एग्जैक्टली, मेरा बच्चा दोस्त नहीं बनाता, मेरा बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता। She's been there, she's dealing with the child, you're not a You're not news. helping her. Exactly. आप अगर उसको ये बोले कि मैम आई नो कि आपकी ये स्ट्रगल रहती है कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं बनाता, बट लेट मी टेल यू वी डिड दिस एक्टिविटी और उसमें योर किड पार्टिसिपेटेड एक्सेप्शनली वेल, यू नो। हम हर बात में एग्जैजरेट करते हैं। ब्रेक लेनी है, यही बात की डील कैसे करना है, कैसे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल हम जो छोड़ के गई थी और जिस सवाल को मैं कंटिन्यू भी करूंगी, तो मुझे मेरी टीम बता भी देंगी, क्योंकि हम चाहेंगे कि हम बात करें अस्मा आफाक से भी, जिनके साथ ये वाक़या हुआ था उस दिन मॉल में, जिनके बेटे को प्ले एरिया मेंटेन नहीं होने दिया था। लेकिन वो जो सवाल है ना कि हमने डील कैसे करना है, हमने बात कैसे करनी है, तो एक तो है कि आपने कहा कि ब्रेक कैसे करनी है, उस पर भी नहीं बात की, अब हम डील कैसे कर रहे हैं उससे, ये बड़ा ज़रूरी है। तो वेयर आई लेफ्ट वाज कि हम आम जिंदगी में इतनी एग्जैजुरेशन करते हैं ना, किसी को प्लीज करने के लिए, किसी को जी, खुश जी, करने जी, के लिए, जी, नॉट नेसेसरीली कि हमारी नीयत गलत हो, हाँ। लेकिन उसका दिल रखना। हाँ, दिल रखने के लिए। तो आई थिंक टीचर्स, पेरेंट्स, इवन सोसाइटी, आप किसी का दिल रखना, जैसे आपने भी मेंशन किया कि कितना मुश्किल है हमें उस माँ की तरफ देख के ये कह देना कि नहीं इट्स ओके, मेरे घर पे आए हो ना, मेरा घर, उस बच्चे का घर, आप आराम से बैठो खेलने दो। अरे इसी बात में मुझे याद आया कि मेरी मौसम से बहुत पुरानी दोस्ती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था बेटे के बारे में ना कभी इसने बताया, ना कभी मैंने पूछा, और वो बहुत कम हमारे सामने आता था, तो हमें इतना आइडिया नहीं होता था। तो एक बार कोविड था आई थिंक, जब तुम अपने बच्चों को छोड़कर गए थे, बारिश पड़ी थी, जब बारिश थी शायद, हाँ, तो ये बच्चों को ना हमारे घर भेज दिया, शायद लाइट वाइट का कोई इशू था, कोई मसला था। अच्छा, थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि इब्राहिम अपने ना टॉयज लेकर आ रहा है और जन्नत भी आकर बाहर बैठी हुई है और बातें कर रही है। तो मुझे अजीब सा लगा, मेरे बच्चे नहीं निकलते ज़्यादा कमरों से ना, तो मैंने कहा कि इनको तो इतना इंटरेस्ट नहीं होता, ये कैसे आके बच्चों के बीच में बैठ के खेल रहे हैं ना। तो मैंने ऐसी जन्नत को कह दिया, मैंने कहा जन्नत तुम भी आज बाहर आके खेल रही हो। तो फिर मैं किचन में आ गई थी, मामा उसको स्पेशल सपोर्ट होता है और प्लीज़ आप मुँह ना बनाइएगा कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग। मैंने कहा किस बात का मुंह, यही कि हम बाहर क्यों आए अपने कमरों से क्योंकि वो कमरों से निकलते नहीं। बच्चे मुझे मेरी बेटी ने बताया, हमने बच्चों को बताया था कि बेटा स्माइली स्पेक्ट्रम पर है, तो माशाल्लाह चिल्ड्रन आर वेरी वेल बिहेव्ड आल्सो, और वेरी अच्छे स्कूल में भी जाते हैं, तो दे आर बीइंग मुझे वेरी मेरी बेटी ने बताया, इसने नहीं बताया। और जवेरिया का तो वैसे भी, जब भी मेरा बेटा इनके घर गया, मेरी पूरी फैमिली रादर वेरी वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि मैंने उनको देख के मैंने कहा हैं तुम लोग कमरों से बाहर कैसे आए हो? कहती मामा नहीं यूं नहीं करियो, नहीं एज अ पर्सन आल्सो शी इज अ वेरी नाइस पर्सन। तो वही वाली बात है कि अगर आप डिफरेंसेस समझ लें, हर इंसान मुख्तलिफ होता है, वैसे भी आप अगर एटिपिकल को भी ले लें, वो भी नॉर्मल जिसको हम लेबल करते हैं, आई डोंट लाइक टू यूज दिस वर्ड बिकॉज मेरे हिसाब से वी डोंट नो व्हाट इज नॉर्मल। जी जी, कि नॉर्मल किसे कहते हैं। थोड़े अर्से पहले हम जो बच्चा बहुत सवाल करता था उसको हम खामोश करा देते थे कि बहुत सवाल करता है, इतना इरिटेट करता है, और आज हम उसी बच्चे को जीनियस कहते हैं कि क्या क्यूरियोसिटी है बच्चे की, कहाँ से लाता है सवाल। तो व्हाट इज नॉर्मल? देयर इज नो नॉर्मल फॉर मी। इट्स अ वेरी रिलेटिव टर्म। मेरे लिए एक ऐसा बंदा जो कि हर एक को नुकसान पहुंचा रहा है, जो हर एक के हर एक के बारे में बुरा सोची जा रहा है, और जिसके सारे के लिए नफरत है, मेरे लिए वो नॉर्मल नहीं है। Exactly. वो मुझे एबनॉर्मल लगता है, और वो नॉर्मल भी अपनी फितरत की वजह से। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो आपने कहा कि हम कैसे पेरेंट को सपोर्ट करें, तो हम इस मौके पे हमें बजाय इसके कि हम उस बच्चे को डायरेक्टली सपोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि हम पीछे बात करके आए हैं कि उसको सोशलाइजेशन का मसला है, उसको नए लोगों से मसला है, उसको नए एनवायरनमेंट से मसला है, उस वक्त उसके पेरेंट को सपोर्ट करने की कोशिश करें, उसे एक गिलास पानी दे दें, उसको एक काम कॉर्नर दे दें, ताकि उस वक्त वो अपने बच्चे के साथ डील कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ब्रेक में हम बात कर रहे थे प्रिवेलेंस की, प्रिवेलेंस बढ़ती जा रही है, अब ये 1 in 50 हो रहा है। कुछ देखें बढ़ इसलिए रही है, बेसिकली एक तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बिल्कुल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में कल आई वाज सिटिंग विद फ्यू मदर्स, तो उनमें से मुझे एक ये भी आया कि जी कहते हैं कि जी प्रेगनेंसी में फिश और ये प्रॉन वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मरकरी है, और शायद ये भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से देखिए लेड, मरकरी, ये सब देखिए हमारे पास अभी तक मसला क्या है कि क्योंकि हमारे पास रिसर्चेज में कंट्रोल्ड ग्रुप नहीं है। Exactly. हम बच्चे को जेनेटिक टेस्ट भी करा लेते हैं, थेरेपी भी देते हैं, ऑल्टरनेट मेडिसिन पे भी चले जाते हैं, और डिफरेंट मेडिकेशन जो है हमारी डाइट जो है उस पर भी चले जाते हैं कि डाइट ऐसी देनी है, ग्लूटेन रोकना है या मीठा रोकना है, ये चीज़ें। तो कंट्रोल ग्रुप तो आ नहीं रहा सामने। जब तक
कंट्रोल ग्रुप नहीं आएंगे तब तक किसी एक चीज़ की रिसर्च आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी कि ये ऐसा फैक्टर था जिसने कंट्रीब्यूट कर दिया। तो लेड को, मर्करी को, ये सब एक फैक्टर्स, क्योंकि जैसे जैसे फर्टिलाइजर्स बढ़ते जा रहे हैं तो हमारी डाइट में ये चीज़ें तो बढ़ती जा रही हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं खुद भी पढ़ाता हूँ कि जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक चेंजेस में जहाँ स्पीशीज खत्म होती जा रही हैं, हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर भी आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। देखें, आएगा तो जो हमारा सारा जो सर ने कहा ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रही है, चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं बहुत ज़्यादा, हम नेचुरल चीज़ों से आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। हमारी तो सब्जियां जो है बिल्कुल वो भी अब नेचुरल नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, अस्मा आफाक जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं, जिनके साथ उस दिन वाक़या पेश आया था। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। Asma, thank you so much for joining us. Asma, सबसे पहले तो I'm so glad for including me, and I'm sorry, apologetic that I couldn't make it there. It's okay, it's perfectly fine, and I am so sorry for what happened to you that day, especially आपके बेटे के साथ, हमारा बेटा भी उसके साथ ही हुआ। तो अस्मा, मैं चाहूँगी कि बहुत से लोग जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया और जिनको शायद जो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं है तो उनको नहीं मालूम, सो आप अपने खुद बयान कीजिएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ जब आप एक बड़े मॉल में गई थी। Actually, हुआ कुछ ऐसे कि it's not the first time that I went there, but this debate has been going on for quite some time. कि मैं जब भी लेके जाती थी, बड़ा प्ले एरिया जो है वो ऑफ कोर्स उसके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बड़े बच्चे होते हैं, वो राउडी भी होते हैं, अगर जो उसके ही एज के बच्चे हैं, लाइक एक नॉर्मल 9-year-old और एक स्पेक्ट्रम पे 9-year-old बहुत डिफरेंट होते हैं, बिकॉज क्लिनिकली लाइक यू माइट हैव सीन, अच्छा हम वीडियो से रेफर करते हैं कि वो उसकी क्लिनिकल एज 3.5-4 years है। तो एक 3.5-4 years का बच्चा जो है वो अगर एक्चुअल 9 years के बच्चों से इंटरैक्ट करे तो वो एक प्रॉब्लम होती है। तो मैं जब भी जाती थी तो वो यही प्रॉब्लम होता था कि मैं वालों से बात करती थी, कभी वो अकोमोडेटिंग होते थे। एक दफा पहले भी मेरा इंस्टेंस हो चुका है जहां पर मुझे मैनेजमेंट को इंटरफेयर करना, सॉरी फॉर टेकिंग द नेम, बट मैनेजमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा कि बट दे वर वेरी अकोमोडेटिंग टू दैट बैक देन, कि उन्होंने बड़ा अच्छे से समझा एंड एवरीथिंग। बट दिस टाइम व्हाट हैपेंड वाज कि ना मुझे दिस वाज, मैंने वीडियो में मेंशन नहीं किया, मैं सुबह 12 बजे गई इसीलिए थी बिकॉज ऑफ कोर्स बीइंग अ पेरेंट मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि क्या चीज मेरे बच्चे को ट्रिगर करती है एंड व्हाट नॉट। तो मैंने टाइम ही ऐसा चूज किया कि जिस वक्त इतना रश होता है मॉल में, जी सुबह 12 बजे ऑन अ संडे मॉर्निंग, आपको पता है मॉल इज बिल्कुल। तो मैं गई हूँ तो वही सेम प्रॉब्लम हुई। व्हाट हैपेंड डिफरेंट दिस टाइम वाज कि चाहे वो प्ले एरिया हो या मॉल मैनेजमेंट हो, they were both not willing to understand what my child's issue was. तो मुझे ना बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि ये बहुत बड़ा इदारा है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को ऑटिज्म का पता है, लेकिन उन्हें ऑटिज्म वाले बच्चों से या पेरेंट्स से डील करना नहीं आता। दैट इज द सैड रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। और हमारी सोसाइटी में ना एम्पैथी नाम की तो चीज रह नहीं गई। आपने शायद वीडियो में देखा होगा, आगे पीछे मॉल बिल्कुल खाली है। बात सारी ये है कि इफ ओनली माई चाइल्ड वॉज गिवन अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती या उनकी, क्योंकि देखिए ये कोई भी मॉल्स हो गए, देयर पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस शुड बी इंक्लूसिव। आई वाज विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई चाइल्ड, राइट, आई वाज नॉट लीविंग माई चाइल्ड विद एनीवन, वो मेरे ही पास था। तो मेरा जो एक परेशानी का था कि हाउ मच लॉन्गर, बिकॉज मैं फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ आई हैवंट लिव्ड इन पाकिस्तान, मैं यही सोचती हूँ कि यार हाउ मच लॉन्गर आर वी जस्ट हम अपने बच्चे की चीज से बैटल करें या हम लोगों से बैटल करें, हमारी बैटल्स चलेंगी कहाँ तक? ट्रू इज माय क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात। मुझे अस्मा जी, मुझे लॉट्स ऑफ प्रेज फॉर यू। और क्योंकि आज हम यही बात कर रहे हैं, आज हमारे शो का मकसद भी है कि एटलीस्ट जो लोग देख रहे हैं, बिकॉज आई एम एल्डर सिस्टर टू एन ऑटिस्टिक गर्ल। मौज़म अब्बासी मासद यहाँ मौजूद हैं, इज़ अ फैशन डिज़ाइनर, इज़ अ फादर टू एन ऑटिस्टिक बॉय जो कि माइल्ड स्पेक्ट्रम्स पे हैं। तो हमारा आज कंसर्न यही है, हमें लगता है हमने अवेयरनेस दे दी है, अब अवेयरनेस आपको देने की कि आप बंदे के पुत्र बने, आपके अंदर ये सिंपैथी होनी चाहिए, आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए कि आपने लोगों को डील कैसे करना है, खुदा के इंसान के बच्चे बने। और मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि अगर किसी घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए तो अगले कहते हैं देखो अल्लाह की आजमाइश, अल्लाह की आजमाइश, और आप कौन से होते भी जज करने वाले? अल्लाह ने तो आप लोगों को हमारी आजमाइश बना के भेजा हुआ है कि ऐसे लोगों के साथ रहने। Can I talk to her? जी। Hats off to you
and giving you 100% credit for coming out with this video. I wish I had the same guts. I mean, I really, when I saw the video, I shared it, Javeria shared it. I mean, I salute you for your bravery and for, you know, being so confident and doing this thing and taking, you've actually started that अवेयरनेस का आपने कैंपेन स्टार्ट एटलीस्ट एक डिबेट तो शुरू हुई। अच्छा, आप कह रही थी जो हमारे क्लाइमेट चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस, उसमें भी इसका पार्ट आ गया, वो भी एक रीज़न है। अच्छा, लड़कियों में मैं देख रही हूँ, लड़कियों में इतनी ऑटिज़म के केसेस कम है, लड़कों में ज़्यादा है, व्हाई? अच्छा, ये इसका जो है ये एक अनआइडेंटिफाइड, लेकिन इट्स मोर कॉमन इन बॉयज। हाँ, हैं और आप डॉक्टर हैं। जी, तो अब क्योंकि जेनेटिक स्टडीज़ हो रही है, जेनेटिक रिसर्च हो रही है, तो ये भी चीज़ आइडेंटिफाई होगी, क्योंकि यही है कि 4 in 1 का है कि अगर 4 लड़के हैं तो हर 4 में से 1 लड़की है और 3 लड़के हैं। ठीक है, तो इसके भी ज़ाहिर है जीन्स है, क्रोमोसोम्स हैं, पीछे से जेनेटिक रीज़न, क्योंकि हम बात कर रहे हैं न्यूरो डेवलपमेंटल है, यहाँ तक पहुँच गए। अब जो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हो रही हैं वर्ल्ड वाइड, वो जेनेटिक स्टडीज़ ही हो रही हैं इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि एक ज़ाहिर है विद ईच पासिंग डे रिसर्च में भी हम आगे जा रहे हैं, चीज़ों में आगे जा रहे हैं, तो उस जीन को, उस चीज़ को आइडेंटिफाई, तो फिर ये फैक्टर भी आइडेंटिफाई होगा कि ये वाई मोर इन मैं बॉयज एंड लेस इन गर्ल्स। डॉक्टर साहब, फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम का भी तो एक देखिए, ये मैंने कहा ना, अभी तक कोई भी कंसाइज स्टडी नहीं है। हाँ। कोई एक सॉलिडिफाई नहीं हुई है। अच्छा, बहुत सारे घरों में मैंने ये भी देखा है, 3-4 घरों में मैंने ये देखा है कि जब उनको पता चलता है कि बच्चा स्पेशल जो है वो रखता है, सपोर्ट रखता है, या उसको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, या वो इस तरह का है, तो वो माँ पे सारा इल्ज़ाम लगाते हैं, और बहुत तलाक़ें मैंने होती भी देखी हैं। ऐसा होता है कि बाप जो है वो तो बिल्कुल ही कहते हैं कि जी मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। इसमें थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे कट करूँगी, और वो इसका फाइनल हल उनके पास ये होता है कि बीवी को तलाक दे देते हैं। अच्छा, इसमें लेकिन इसमें सिर्फ आप, बिकॉज मैं ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हूँ अराउंड 8 years, तो मैंने माओं को भी बच्चों को छोड़ के जाते हुए देखा है। यही कहने वाली थी, आई हैव विटनेस्ड द सेम, ऑलमोस्ट द सेम। ये दारुल सुकून में तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, दारुल सुकून, लेकिन मैंने माओं को भी, और वो दिन हमारे लिए बहुत सख्त होते हैं कि जब हम ये देखें, क्योंकि हमें तो लगता है माँ के बगैर कोई परवरिश ही नहीं कर सकता, तो हमने माएँ भी छोड़कर जाती हुई देखी हैं। हम अभी भी करंटली बीवी है 5-6 फादर्स। ये आंखों में देख पा रही होती हैं आपके, और जब ये छोड़ के जा रही थी 5-6 क्या कहती हैं? वी हैव फादर्स कि वो अकेले टेक केयर कर रहे हैं। फादर्स आर मोर कंसर्न्ड, वो आके एक मतलब प्लेटफॉर्म को चूज करना, आपकी क्रेडेंशियल्स को चेक करना। आई फाउंड फादर्स टू बी मोर कंसर्न्ड अबाउट यू नो द चाइल्ड, और मदर के लिए इट इज जस्ट दैट कि मुझसे तो नहीं हो रहा, मुझे समझ में ही नहीं ऐसा आ रहा, क्योंकि मैंने बहुत या ये इनकी फैमिली की तरफ से, इसी बात में मुझे याद आया बिकॉज जेनेटिक इशू है, तो बस अगर कोई भी एक आइडेंटिफाई हो जाता है ये जीन्स के, ये मेल एस्पेक्ट की तरफ से, तो यू आई हैव सीन जैसे मैंने मदर्स मौसम को देखा है, वो ना हर वक्त सिखाता रहता है, बताता रहता है कि नो ये अच्छा नहीं है, इस तरह करो, ऐसा सही है, यूं सही है, ये सही नहीं है, इस तरह कर लो। मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो मेरे घर भी आते हैं, वो कभी अपने बच्चे को कुछ नहीं सिखाते, बच्चा चीजें तोड़ रहा है वो कुछ नहीं कहते, नहीं, वो कुछ कहते हैं कि नहीं बोलना नहीं है, हमें बोलना नहीं। एक चीज जो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको आप जो चीज उनके अंदर फीड करेंगे वो ही करेंगे। बिल्कुल, बिकॉज इसमें पेरेंटिंग देखिए मेरे हिसाब से फॉर एनी चाइल्ड, एनी कैटेगरी, पेरेंटिंग कभी रुकती नहीं है। मगर इसमें क्या है कि किड्स विद स्पेशल नीड्स, उनकी बहुत कॉन्शियस पेरेंटिंग हो जाती है। यू हैव टू बी इन्वॉल्व एवरी मिनट ऑफ द टाइम, और अगर आप एज अ पेरेंट अपने आप को उस जगह रख के सोचें, तो अगर आप एम्पैथी वाली जो हम बात कर रहे हैं, तो वो प्लीज अंडरस्टैंड, मैं अगर ये कह रही हूँ कि डील विद दिस, मेरे कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि अगर आप सुने कि इनका बच्चा ऑटिस्टिक है तो आप बोले ओ यू नो दिस इज नॉट डीलिंग विद द पेरेंट इज डीलिंग इज कि आप 2 मिनट के लिए अपने आप को उनके शूज में रख के देखिए कि उनको एवरी टाइम कितना अलर्ट रहना पड़ता है, यू नो कितना ज़्यादा प्रेशर है। एक प्रेशर ये कि मैं अपने बच्चे के लिए हर वक्त बेहतरीन कर सकूं, क्योंकि देखिए अगर मैंने उसको ये सिखा दिया ना, ऑटिस्टिक चाइल्ड को अगर मैंने ये सिखा दिया कि, या उसके सामने मैंने पानी एक दफ़ा उल्टे हाथ से पी लिया, तो मे बी दैट इज़ द मोमेंट जब वो मुझे देख रहा था और ये मैंने सीख लिया, हाँ, ठीक है, फिर उसका ट्रांजिशन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो व्हेन आई से कॉन्शियस पेरेंटिंग, इट्स लाइक फ्यू ऑफ दोज पेरेंट्स जो बहुत इन्वॉल्व हैं, लाइक जैसे मैं सर का एक्नॉलेज कर रही हूँ, उनके लिए हर वक्त इन द मोमेंट रहना, मदिया जी, इट्स लाइक अ
इट्स हैट्स ऑफ कि मतलब कैसे आप हर वक्त हर मोमेंट में अपने आप को इतना स्ट्रेटेजिक रखते हो कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट से भी उसको सिक्योर कर रहे हो, उसकी हेल्दी अपब्रिंगिंग का भी ख्याल रख रहे हो, हर लम्हे में आप कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है एम्पैथी जो सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है कि जो एम्पैथी जो सबसे, आप देखें मैं वही बात कर रही हूँ ना, मुझे अगर 12-13 साल मेरे मॉर्निंग शो के करियर में हो गए, मैंने पता नहीं कितने न्यूमरस शोज़ इस पर किए हैं और मैंने डाउन सिंड्रोम्स के हवाले से भी इतने शोज़ किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मॉर्निंग शो का जहाँ ज़्यादा पढ़ी की बात हुई थी वो शायद लोगों को कहीं ना कहीं ऑफेंड भी कर देती है, लोगों से पुट ऑफ भी हो जाते हैं। तो एक जो मीडियम है ना जिससे हम सीख सकते हैं, दैट इज़ ड्रामा का मीडियम, एंड दैट इज़ सो पावरफुल। अभी मैं देख रही लोगों के जी जैसे ड्रामा आया, जो लोग कह रहे जी देखिए जॉइंट फैमिली सिस्टम, जी जॉइंट फैमिली सिस्टम में बात करते हैं, फिर वो जो आप कभी एक ड्रामा था बच्चों, उसमें कहा जी देखिए जी अगर एक लड़की आप उसकी नफ्सियात समझे जिसकी आपने शादी नहीं की, जिसने सारी बहन, तो उन लोग उससे समझना सीख रहे होते हैं। हमने अभी तक हमारी ड्रामा इंडस्ट्री, मुझे लगता है नहीं, मैंने बनाया था ना। आपने बनाया जी? ये जिंदगी है, 6.5 साल चला है वो ड्रामा। हाँ। उसमें भोला जो था बच्चा, पहले उसने किया था, जुहाब ने किया था वो, सबसे पहले फाद मुस्तफा ने किया था, फिर जुहाब ने किया था वो कैरेक्टर, फिर उसके बाद नुमान ने किया था, और मैं सारे डॉक्टर से पूछ के लिखती थी। डॉक्टर मुझे बताते थे कि आपने क्या लिखना है। तो वो किस तरह अपनी माँ से ऑफेंड होता है। सॉरी, एक क्रेडिट मैं जवेरिया को देना चाहता हूँ, नॉट बिकॉज शी इज अ गुड फ्रेंड, इस पूरे केस को जो है वाले को apologies to all so many famous people. She was the only one who spoke about it, and hats off to her also that incident became viral. उसमें इनका भी एक बड़ा मेजर पिवटल रोल। मेरे बच्चों ने पता है क्या कहा, आपने जिंदगी में पहली बार कोई अच्छी पोस्ट लगाई है। ओह माय गॉड, देखिए ना, देखिए दैट्स मेरे बच्चों ने बोला है मुझे, जो हमें जो चाहिए मैं लेने के लिए। वाकई थैंक यू जवेरिया कि यू शेयर्ड इट। और फिर उसके बाद मुझे उनकी वीडियो देख के ऐसा लगा कि यार एक बिल्कुल ही बेबस इंसान होता है ना, कि मतलब हम सोचते हैं ना कि चलो यार हम जब कभी परेशान होते हैं या किसी झुंझलाए हुए होते हैं, तो हमें पता होता है कि कौन हमें सपोर्ट करेगा, ठीक है, फैमिली नहीं तो फ्रेंड नहीं तो कोई और, ठीक है। लेकिन वो बेचारी कहती है मतलब कोई है ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है, सपोर्टिव सिस्टम है ही नहीं। तो जैसे जवेरिया आपने बात की ना कि आपने वो जब आपकी ये जिंदगी है, ठीक है, वो दैट वाज वन ड्रामा, लेकिन अब मुझे लगता है इसके बाद जनरेशन, आपको लगता है कि और इस पे होने की जरूरत है? वी नीड टू टॉक अबाउट। देखिए मैंने जो ड्रामा बनाया था ना, बाकी लोगों ने भी इस तरह के ड्रामास बनाए, लेकिन उन्होंने सिर्फ वो मोहब्बत के अंदर ही खत्म कर दी। जी जी। लेकिन मेरा जो ड्रामा था उसमें वो छोटे से लेकर बड़े होने तक, जब बाप छोड़ के चला जाता है तो वो बहन जो है वो संभालती है उसको, और किस तरह वो फूल बेचते हैं और बाप को पता ही नहीं होता कि यही मेरे बच्चे हैं और फूल खरीद रहा है, और इस तरह की चीजें। फिर जब वो बड़ा होता है उसके बाद कितने मसले होते हैं, फिर उसकी शादी का मसला दिखाया, फिर शादी के बाद के मसले भी दिखाए कि क्या क्या होते हैं। तो वो चीजें, मतलब हमारे यहाँ तो ये चीज है ना कि ऐसे लोगों की तो शादी नहीं करनी चाहिए, लोग लेकिन बहुत सारी जगहों मैंने वो दिखाई कि शादी भी होती है और शादी के बाद उसको किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन देखिए वो ये यहाँ से बात को यूँ भी कैरी करूँगी कि जैसे अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमें बहुत से लोगों को जैसे अगर नफ्सियाती, देखिए एक नफ्सियाती इशू होना और एक मैं लोगों से कि एक नफ्सियाती इशू होना एक बिल्कुल डिफरेंट बात है, और एक स्पेक्ट्रम पे होना, ऑटिज्म पे होना, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। उसका दिखाया था एकदम गुस्से में आ जाता है, घर से बाहर रोने लग जाएगा, मारने लग जाएगा, घर से बाहर निकल जाएगा। मुझे वैसे बताएं, जब आपने डॉक्टर से, क्योंकि आपने कहा आप डॉक्टर से पूछी जब उसको लिखनी थी, सो क्या डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर क्या शादी इसका एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है? नहीं, कुछ ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं होता है, ये कोई सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि हमारे तो अक्सर ऐसा होता है कि लड़का नॉर्मल उसकी लाइफ करने, वो एक नॉर्मल इंसान है ना, तो उसकी नॉर्मल जिस तरह वो बहन भाई माँ बाप के साथ, मुझे जो डॉक्टर ने बोला था उसने ये कहा था कि जिस तरह माँ बाप बहन भाई होते हैं, वो रिश्ते होते हैं, दोस्त होते हैं, तो इस तरह बीवी भी एक रिश्ता ही है ना। बिल्कुल, तो बस वो बीवी समझदार होनी चाहिए, समझदार, रिस्पॉन्सिबल। हाँ, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैं देखिए अक्सर लोगों से ये कहना चाहूंगी कि आप जब किसी स्पेशल नीड्स वाले की जो स्पेशल सपोर्ट जिनको चाहिए होती है, तो आप अभी सोचें, हाँ अगर वो इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि इतनी सब चीज़ें कर सकता है। फिर से एक बात, ऐसा नहीं है कि वो अपनी चीज़ें नहीं कर सकता। मैं जैसे गुड डॉक्टर की मैं चाहती हूँ आप लोगों को मिसाल जरूर दें कि ना कि लोग डर जाए हमारा बच्चा। लेकिन उसमें मैंने ये भी दिखाया था ना कि उस लड़की को उससे मोहब्बत कैसे होती है, किस तरह से होती है। फिर उसका बाप नहीं चाहता, जो कि सऊद ने रोल किया था, बेटी बच्ची का नाम जन्नती दिखाया था, तो बाप नहीं चाहता कि वो बहुत एंटी होता है इस चीज के, लेकिन वो होती है फिर उस तरह से, और वो उसको रखती है ठीक से। और वो बड़ी क्यूट फॉर्म थी वो ऑटिज्म, बड़ी क्यूट। तो क्या व्हाट शुड बी डन कि अगर हम, क्योंकि देखिए हमें चाहिए कि हम
ऐसे इनको लोगों को नॉर्मल ज़िंदगी में लेकर आए। पहले तो स्कूल्स में चाहिए क्योंकि अभी मैं कल मेरे बेटे की जो क्लास फेलोज उनकी माओ का हमारा एक डिनर था, सो उसमें एक माँ ने शेयर करने का कि असल में प्रॉब्लम ये कि उनकी किसी की बच्ची रहने का वो परेशान हो जाती थी क्योंकि वो एक बच्चा बहुत लाउड था, चाहे वो सिविल तो उसने कहा बाकी बच्चे भी डर जाते हैं। बट एट द सेम टाइम इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ कि डाउन सिंड्रोम बच्चों को भी एटलीस्ट हर बड़े स्कूल में आपका 1 या 2% तो आप उनका रेशन नंबर रखें ना, ताकि वो बच्चा एलिनेटेड फील ना करे, ना वो एलिनेटेड फील करे, ना हम ये हमारे बच्चे फील करें कि ये बच्चा कोई डिफरेंट सैयारे से आया है। कितना ज़रूरी है कि हम इन बच्चों को ऐड करें बिल्कुल ऐसे करके। अच्छा, इसमें क्योंकि मैं बहुत देर से चाह रही थी, सर ने जब शुरू में हमने बात की थी थेरेप्यूटिक सेंटर्स की और उनकी के पेरेंट जो है वो जगह जगह जाते हैं, जगह जगह ट्राई करते हैं कहीं से, तो कुछ चीज़ों को पहले क्योंकि आपका एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और आज यहाँ से ये चीज़ कम से कम पेरेंट्स तक पहुँचनी चाहिए कि देखें अगर ये डिफरेंट एबिलिटी आपके बच्चे में है, चाहे वो स्कूल से रिपोर्ट हुई, आपने खुद फील की, आपको कुछ खुद अर्ली साइंस फील हुए, और आपको एक तो सबसे पहले आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ऑटिज़म का कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो ब्लड टेस्ट से CT स्कैन MRI से आइडेंटिफाई नहीं होगा। इसकी क्लिनिकल असेसमेंट होती है जो कि माजरत के साथ कदा कलामी की माजरत ब्रेक आ गई, हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आपका जो बात है ये लोगों तक पहुंच सके। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्योंकि हमारा लास्ट सेगमेंट है, हम कोशिश करेंगे कि जितनी मुफस्सल तरीके से बात हम थोड़ी कम कर लें क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस हमें अपने लास्ट सेगमेंट में देने हैं। डॉक्टर साहब, आप हम लोग को समझाने की कोशिश कर रही हैं। मैं बताने की कोशिश ये कर रही थी कि जब भी डायग्नोसिस की हम बात कर रहे थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको बच्चे में कोई ऐसे अर्ली साइंस, ऐसे रेड फ्लैग्स महसूस हों जिनकी हमने बात की, या स्कूल से कुछ रिपोर्ट हो, तो एक क्लिनिकल असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपका एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, एक अच्छे सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। जो असेसमेंट का प्रोसीजर होता है, समटाइम्स पेरेंट्स की तरफ से भी बड़ा प्रेशर होता है कि ये जल्दी हो जाए, वो 3 to 5 डेज़ का प्रोसीजर है और उसको ऐसा ही होना है क्योंकि 1 या 2 सेशन में तो बच्चा तो कंप्लाई करने के लिए ही रेडी नहीं है, तो एक तो उनको एक एम्पल टाइम दे कि वो अपना प्रोसेस पूरा कर सकें, अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकें। उसके बाद जब थेरेपी का प्रोसेस शुरू हो, तो अब क्योंकि अवेयरनेस इस चीज़ की बढ़ानी है, क्योंकि पेरेंट जो है उसका इक्विप्ड होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे थेरेपी सेंटर का इंतखाब करें जो आपको के लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, बच्चे की सुपरविजन आपको अलाउ करे कि आप बच्चे को ऑब्जर्व कर सकें कि बच्चा क्या कर रहा है, थेरेपिस्ट उसको क्या करवा रहा है। थेरेपिस्ट के क्रेडेंशियल चेक करना बहुत ज़रूरी है, वो किसी सुपरवाइज़र के अंडर काम कर रहे हो, किसी क्रेडेंशियल बॉडी के अंडर काम कर रहे हो। जहाँ बहुत चीज़ें हम भी बात करते हैं पाकिस्तान में ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन अभी पाकिस्तान में कुछ इंटरनेशनल क्रेडेंशियल बॉडीज़ ऐसी आ गई हैं जो कि एक IBAO के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक BCBA के नाम से एक बोर्ड है। ये दोनों और इनके क्रेडेंशियल लोग, इनके लाइसेंस्ड बिहेवियर एनालिस्ट और इनके बिहेवियर थेरेपिस्ट सिटी में मौजूद हैं। और अच्छी चीज़ क्या है कि इनकी वेबसाइट्स हैं, इनकी रजिस्ट्री है जहाँ पे जाके आप क्रेडेंशियल वेरीफाई कर सकते हैं कि जो थेरेपिस्ट क्लेम कर रहा है वो है भी या नहीं, ठीक है। अपने बच्चे के और थेरेपी में इन्वॉल्व रहें, ये बहुत ज़रूरी है। पेरेंट का ये समझना कि थेरेपी कोई जादू नहीं है, ठीक है, ये समझना होगा। पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट इज़ अ मस्ट। पेरेंट ने आना है, बच्चे के साथ इन्वॉल्व रहना है। बच्चा जो सीख रहा है उसको घर पे बच्चे को रिपीट करवाना है, नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चे के लिए लर्निंग करवाना। हम कह रहे हैं बच्चों को मोबाइल से दूर करें, बिल्कुल दूर करें, लेकिन उससे ज़्यादा पेरेंट का अपना भी मोबाइल से दूर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस ने बात की थी बच्चे को सिखाना है, हर मूवमेंट पे सिखाना है। तो हमारी एक टैग लाइन है कि एवरी मोमेंट इज़ अ लर्निंग मोमेंट। जब मैं खुद मोबाइल में बिजी होंगी तो मैं अपने बच्चे का वो लर्निंग मोमेंट खो सकती हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को देखना। फिर एक राइट टाइम पे इस चीज़ को देखना कि क्या आपके जो है थेरेपिस्ट जो है वो आपके बच्चे के जो गोल्स हैं उनको पीरियोडिकली चेंज कर रहा है, आपका बच्चा आगे की तरफ जा रहा है। पेरेंट और थेरेपिस्ट की कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा रोल आएगा ना, वो रोल पेरेंट की अपनी ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। नो वंडर डॉक्टर साहब, मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा जिनके बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं वो खुद फिर स्पेशली क्लासेस देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर वो कहते हैं, और मैंने अक्सर ऐसे ये पाकिस्तान में ऐसे वो इंस्टीट्यूट जो हम देखते हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं,
आप उनसे पूछिए आपने शुरू क्यों किया था, वो कहते हैं क्योंकि जी हमारा बच्चा ऑटिस्टिक था। बिल्कुल, बिल्कुल। देन हमने इसको लर्न किया और हम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, क्योंकि जो हमने प्रॉब्लम किया, देखी है, जो बिल्कुल, हमने सफर किया, बाकी लोग सफर ना करें, विच इज़ गुड। और मैं इसी पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैं वज़ीर आला सिंध साहब से, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनसे, और मैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से, हमारे चारों सूबों के एजुकेशन मिनिस्टर से ये नहायत ही बादब ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि देखें, अब जैसे डॉक्टर साहबा बता रही हैं कि जो प्रिविलेंस है इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अब 150 और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हमारे बिल्कुल साथ, मतलब पहले अब 1 in 50 देन 1 in 10 भी हो सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी उसमें मौजूद है, वो काफ़ी इसमें भी ऐड कर रहे हैं। तो प्लीज़ 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 ऐसे स्कूल्स बनाए जाएं, और जैसे हम ब्रेक में बात करते थे कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिसोर्स टीचर्स, क्योंकि रिसोर्स टीचर्स आपको पता है किसी स्कूल में, ये तो खैर छोटे स्कूल में, तो गवर्नमेंट के स्कूल में तो उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, लेकिन बड़े स्कूल में अगर आपके बच्चे को सपोर्ट ज़रूरत है तो रिसोर्स टीचर बहुत महंगी है। आप बच्चे के स्कूल की फ़ीस दें या आप उससे एक रिसोर्स टीचर की फ़ीस दें, विच जो शुरू ही होती है तकरीबन वो अच्छी खासी अमाउंट जो आपको 50,000 तो इतनी बड़ी अमाउंट है। सो इसको आप प्लीज़ स्टैंडर्डाइजेशन में इसको लेकर आए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपने इन बच्चों को निगलेक्ट कर दिया, एंड आई एम श्योर कि मुराद अली साहब ऑलरेडी ही इज़ डूइंग अ लॉट, मैं उनको देखती हूँ कि वो कितने अच्छे तरीके से ऐसे वो बच्चे वो हैव स्पेशल नीड्स उनके लिए काम कर रहे हैं। सर इनके एजुकेशन के लिए प्लीज़ इस चीज़ को मस्ट कर दें। ये वज़ीर आज़म साहब से भी इल्तिजा है कि प्लीज़ सर ऐसे बच्चों के लिए करें, क्योंकि आपने जैसे अपनी बात की तो आपको एक तरह से नवाज से मरीम नवाज साहब मैंने आके बात की तो आपका नवाज ही सो और आपको भी इतनी तकलीफ होगी जैसे मुझे तकलीफ है, बिकॉज मैंने वो बताना है कि मेरे घर में भी है, इनके घर में भी है, इनकी इतनी दोस्त हैं, वो बताया जैसे वो डील करती हैं, ये लोग रोज़ की बुनियाद पे डील कर रहे होते हैं, तो हम वो तकलीफ समझ सकते हैं। सो बड़ी ज़रूरी है। इसके अलावा जवेरी आपको क्या लगता है कि और क्या चीज़ हम कर सकते हैं? मुझे लगता है कि हमारे लोगों को थोड़ा सा बिहेव करना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं, और सिर्फ यही बच्चे नहीं और बच्चों के लिए भी करते हैं। नॉर्मल जो आप ज़िंदगी में रूटीन में आप देखते हैं कि कोई बच्चा खेल रहा है या कोई उनके आगे से गुजर गया है किसी मॉल में या किसी जगह, तो वो ऐसे ज़ोर से हाथ मार के हटाते हैं कि वो मैं देखती रह जाती हूँ। अच्छा, हमें भी कभी कभी गुस्सा आता है, जैसे मैं भी किसी प्रोग्राम में बैठी तो बच्ची बार बार आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तो मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा यार ये मेरे पैर पे बार बार चढ़ के जा रही है, माँ बाप कुछ कहते क्यों नहीं है? तो माँ बाप को भी थोड़ा देखना चाहिए। हाँ। और मेरी बेटी को बहुत क्यूट लग रही थी वो। हाँ। तो मैं सोची थी कितना फर्क है हमारी सोच में। तो बस लोगों को थोड़ा सा हर तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, हर तरह से, क्योंकि जिस माशरे में और जिस मुश्किलात में हम पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादातर लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं 90%, वो ज़ाहिर है बहुत चिड़चिड़े हो चुके हैं अपने। आप अगर देखें कि लोगों के पास काम नहीं है, जॉब्स नहीं है, थोड़े से में भी उनका गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ। तो ऐसे हालात में नॉर्मल भी आप लोगों के साथ थोड़ा सा ये सोचे कि जिस चीज से आप गुजर रहे हैं सामने वाला भी उसी चीज से गुजर रहा है। और अगर हम ऐसे बच्चों की बात करते हैं तो उसके माँ बाप और ज्यादा मुश्किलात से गुजर रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने बात की ना, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं पेरेंट्स को इस तरीके से ऑफेंड कर सकती हूँ। जैसे मैं एक बड़ा अच्छा स्टोर है बुखारी में, वहाँ पे गई तो वहाँ पे एक बच्चा बैठा, ऑटिस्टिक बैठा हुआ, तो वो ना एकदम से वो चीख मारता था तो बाकी लोग तो वो मुझे उसको देख के इतना अच्छा लग रहा था, बिकॉज वी हैड नेवर दिस करेज नहीं थी कि हम अपनी नैना को ऐसे बाहर लेके जा सके। तो मैं जब उस बच्चे को बाहर देखी थी तो मैं ना उसको झपटी उसको प्यार करने के लिए, आई वाज सो हैप्पी टू सी हिम। लेकिन मैंने कहा वो पेरेंट्स ऑफेंड ना हो जाए कि कहीं हमारे बच्चे पे तरस खा के तो नहीं प्यार करी, बल्कि मैं जनरली एक चीज़ जो शायद हम नहीं कर पा रहे। मैं बता रही थी कि मैं अपने दोस्तों के बच्चों को ज्यादा नहीं करती कि उनको कहीं ऐसा ना लगे कि शायद मैं इस वजह से कर रही हूं। तो कैसे करें? माहिर नफ्सियात भी जनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगी कि डॉक्टर साहबा आप बताएं कि एक तो हमारी क्या, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है कि हमारी क्या हाउ शुड वी अप्रोच, हम ऐसे बच्चों को, ऐसे पेरेंट्स को हम कैसे अप्रोच करें कि देखिए एक तरफ हमें ये डर है कि लोगों को तमीज़ नहीं बात करने की, माँ बाप को ऑफेंड कर सकते हैं, माँ बाप का दिल तोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ मुझे से भी कुछ लोग हैं जिनको समझ में नहीं आती कि कोई इतना ज़्यादा वालिहाना तौर पर बच्चे को ना प्यार कर ले कि माँ बाप को कहीं ये ना लगे, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट कि मैं बच्चे पर तरस आ रहा है। हमें बच्चे को देख के खुशी हो रही कि पार्ट बन गए हैं, हमारे यहाँ प्यार आता है, एक प्रोग्रेस है। कैसे करना चाहिए डॉक्टर साहिबा? जी अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए जाहिर सी बात है, ये नेचुरल इमोशंस है ना हमारे, कि हम कभी भी किसी भी बच्चे को देखते हैं तो इंटरनली एक इमोशन आता है कि उसे प्यार कर रहे हैं।
उसे जाके हग कर लें या स्माइल पास कर लें, लेकिन जाहिर सी बात है भी हमारे साथ होते हैं कि कहीं पेरेंट्स जो है ना वो बहुत क्योंकि कॉन्शियस होते हैं रिगार्डिंग द चाइल्ड कि उन्हें बुरा ना लग जाए, कहीं वो ये फील ना कर लें कि सिंपथाइज तो नहीं कर रहे। तो एक्चुअल में होता ये है कि हम जब भी किसी बच्चे को कुछ यूनिकनेस के साथ देखें, कुछ डिफरेंट करता हुआ देखें तो उस टाइम पे हमें जैसे हम नेगेटिव बिहेवियर को हमेशा ये कहते हैं कि नेगेटिव बिहेवियर शुड बी इग्नोर, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा अचानक से सडन स्क्रीम आउट कर देता है, शाउट करता है, उस टाइम अगर हम कोई भी अटेंशन देंगे तो डेफिनेटली पेरेंट्स बॉदर हो जाएंगे, एम्बारेस फील करेंगे। तो हमें पहले ना ये चीज पता होनी चाहिए कि किस बिहेवियर को हमें अटेंशन देनी है और किस बिहेवियर को हमें इग्नोर करना है। तो जैसे हम नॉर्मली भी देखते हैं ना कि हमारी सोसाइटी में हम नॉर्मल बच्चों को भी देखते हैं, जैसे ही वो शाउटिंग करना शुरू करते हैं तो हर किसी की अटेंशन उनकी तरफ चली जाती है, हर कोई कुछ ना कुछ कहना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है कि पेरेंट्स भी एम्बारेस होते हैं, बच्चे के नेगेटिव बिहेवियर भी स्ट्रेंथन होते चले जाते हैं, बच्चा ये लर्न भी नहीं कर पाता कि कौन सा बिहेवियर राइट है और कौन सा रॉन्ग है। तो पहले तो हमें ही लर्न करना है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जी बिल्कुल, ठीक है। तो उसके लिए हमें उनके पॉजिटिव बिहेवियर को हम अटेंशन दें, जिससे हम बहुत काम बैठे हैं, कोई अपनी प्रॉपर अच्छी सी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जैसे हमें भी कोई राह चलते हुए कोई अगर ठाम तक कर दे, कुछ हम अच्छा सा करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम उस बच्चे को उसकी अच्छी एक्टिविटी करते हुए अप्रिशिएट कर देंगे तो पेरेंट्स भी मतलब एम्बारेस नहीं होंगे, उन्हें भी अच्छा फील होगा, वो भी गार्ड फील करेंगे। लेकिन जब हम नेगेटिव बिहेवियर को इग्नोर कर देंगे तो भी पेरेंट्स में कॉन्फिडेंस एनहांस होगा कि आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि इस तरह के बिहेवियर को इग्नोर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहबा, क्योंकि हमारी कोशिश भी यही है ना कि हम ऐसे पेरेंट्स को एहसास दिलाएं कि हम भी साथ खड़े हैं। इट्स नॉट ओनली कि वो उनको ख्याल रखना है, हम भी ख्याल करना है। क्योंकि जैसे मैं शो के आगाज़ में बात कर रही थी ना कि यूजुअली वो पेरेंट्स जिनके बच्चे सिविली ऑटिस्टिक होते हैं वो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ हमारा बच्चा हमें आउटलिव ना करे, क्योंकि माँ बाप ने तो सदा नहीं रहना होता, तो उनको ये टेंशन होती है कि अगर हम चले गए कौन ख्याल करेगा। तो वही बात है कि हमें हाउ शुड वी प्रिपेयर। वो जैसे हमने कहा जवेरा के बच्चे गोज टू वेरी गुड स्कूल, वो बच्चे इतने एम्पैथीज उनमें, वो समझदार बच्चे हैं, तो दे नो मतलब व्हेन आई सी सच किड्स तो मुझे होता है कि यार सिक्योर हैं। इसके लिए यही है कि हमें ऐसी सोसाइटी बनानी होगी कि जहाँ ये इंक्लूड हो और इनकी सपोर्ट मौजूद हो, और सपोर्ट फैमिली सपोर्ट भी होगी, आउट ऑफ फैमिली सपोर्ट भी होगी। बाहर ऐसे शेल्टर हाउसेस बनाए जाते हैं जो इनको इतना अच्छा सपोर्ट देते हैं, तो क्योंकि उनके प्रॉपर फंड्स मौजूद हैं, नर्सेज दी जाती हैं। आपकी सीपी चाइल्ड हो और माँ अगर काम करती तो उसको बोलते हैं जी आप इतने घंटे काम कर लें, आपकी नर्स आ रही है, माँ भी काम कर रही है, नर्स आप बच्चे बड़े कर रही है ना, ये बच्चे बड़े भी होंगे, लाइफ भी तो होगी ना। मेरी फ्रेंड की शादी हुई हुई है, वो इसी तरह के हैं, लेकिन वो बहुत जीनियस हैं और वो देखें वो बहुत उसने बहुत अच्छी तरह उनके साथ गुजारा किया और अच्छी तरह उसको लेके चली, और माशाल्लाह अब उनके बच्चे हैं 2 और एक बेटा जो है वो 25 साल, बेटा वैसे ही है अब्बू पर गया है लेकिन 25 साल का बेटा हो गया है, लेकिन वो एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ। ऐसा नहीं है कि शादी नहीं हो सकती, कजन थी उनकी वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मत समझे कि जी पता नहीं लाइफ खत्म हो गई है। इस एज पे जब अभी बच्चा छोटा है तो उसकी फंक्शनल इंडिपेंडेंस को टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। एक जितना फंक्शनली इंडिपेंडेंट बच्चा होगा ना, वो ना अपने पेरेंट पे ज़्यादा बर्डन होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे बिल्कुल अपने कपड़े खुद चेंज कर सके, अगर घर में कोई मौजूद नहीं है या मदर सो रही हैं तो वो अपना सैंडविच बना के कुछ खा सके, अपने लिए जूस खुद बना सके। तो ये फंक्शनल इंडिपेंडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस इदारे से मैं बिलोंग करती हूँ तो वहाँ हमारा सिस्टम यही है कि हम जब पाकिस्तान सेंटर फॉर ऑटिज़म में स्टार्ट करते हैं थेरेपीज़ को, तो वो 1-on-1 से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एक ग्रुप में बच्चे को लेकर आते हैं जो कि एक सोशल रेडीनेस का ग्रुप होता है कि बच्चा अपना सोशल प्रेशर तो ले सके, अपने पीयर का प्रेशर, अपने पीयर के साथ खेलना। उसके बाद उसको स्कूल के लिए रेडी करते हैं। जो सर ने कहा कि रिसोर्स टीचर्स हैं जो कि इतना ज़्यादा बजट मांगती हैं, तो जब जो बच्चा हम स्कूल रेडीनेस से प्रिपेयर करके बैठते हैं तो भेजते हैं तो 95% ऑफ द टाइम उसको वहाँ जाके रिसोर्स टीचर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो चीज़ें जो उसको रिसोर्स टीचर एक क्लास में सिखाती है उसने यहाँ से सीख ली होती हैं। उसके अलावा वी हैव फंक्शनल इंडिपेंडेंस प्रोग्राम एज वेल, कि जिसमें अभी हमने जो स्टार्ट किया है बच्चों को होम कोर्स से कि वो अपने घर के काम खुद कर सकें, और उसके बाद
क्योंकि हमने बात की थी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंटेलेक्चुअली इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वो जॉब पे प्लेस हो सकते हैं, वो कहीं काम कर सकते हैं, अर्न भी कर सकते हैं, तो अब वहाँ से हम उनको उसके लिए रेडी कर रहे हैं कि उनकी जॉब प्लेसमेंट हो जाए। तो हमें वो सोसाइटी बनानी होगी। बहुत जहाँ ये है कि बहुत कुछ नहीं हो रहा, वहाँ बहुत कुछ हो भी रहा है। बैंक्स जॉब्स निकाल रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं वो जॉब्स निकाल रहे हैं। वी नो इंडस्ट्रीज़ जो हमें बुलाते हैं अवेयरनेस सेशंस के लिए, क्यों? क्योंकि अब वो अपनी इंडस्ट्रीज़ में, बैंक्स में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अवेयरनेस ही पहला स्टेप है कि इस तरह का एक इंडिविजुअल होगा जो इस चैलेंज के साथ ये देखते हैं कि लालच भी होता है कि आपको वर्ल्ड वाइड आपको अगर एक्नॉलेजमेंट चाहिए तो उसके लिए अगर आप ये कर रहे होते हैं तो उसमें आपको ज्यादा आप ज़्यादा हाईलाइट होते हैं कि अगर आप इस पैसे लेते चले। मैं कहती हूँ अगर इस लालच में इसलिए भी कर रहे हैं तो इनके लिए तो अच्छा हो रहा है, देन डू इट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा अपने राइट्स को पढ़ते नहीं हैं, हम क्योंकि अपनी गवर्नमेंट से शाकी रहते हैं हर वक्त, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने भी डिसेबिलिटी राइट्स दिए हुए हैं, जॉब कोटा है इनका। जो सिंध गवर्नमेंट ने जो स्पेशल, आप जैसे ये बात की जॉब कोटे की बात की, हमारे यहाँ सड़कों पे नॉर्मल लोगों के चलने के लिए तो आप रैंप तो आप शाहजहां देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर बड़ी और बहुत सी चीजें आ जाती है, क्योंकि हमने देखा है डॉक्टर साहब, आप कथा कलामी की माजरत, एक डिसेबल आदमी पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर सकता और अगर वो बिल्कुल सही हो, व्हील चेयर पे भी, अ पर्सन ऑन व्हील चेयर कैन नॉट सर्वाइव इन पाकिस्तान, वी डोंट हैव इनफ रैम्प्स फॉर हिम, वो सड़क क्रॉस नहीं कर सकता, उसको बहुत मुश्किलात है। मेरे ख्याल से स्टिल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन जो करने की जरूरत है। बीइंग अ फादर, तुम व्हील चेयर की बात करो, गाड़ी चलाना मुश्किल है रोडों पे। हाँ बिल्कुल सही। तो मुझे बताएं आप, व्हाट डू यू डिमांड एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टेट, फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि क्या कहना चाहिए? क्योंकि देखें, जो आई एम श्योर कि जो मेरे कंसर्न्स हैं उससे कहीं ज़रा बढ़ के आपके कंसर्न्स हैं। मैं चाहूँगी अपने कंसर्न्स भी बताएं, आपके मेन कंसर्न क्या? नंबर वन, एजुकेशन स्टैंडर्डाइजेशन। इन बच्चों के लिए आप वो एक स्टैंडर्ड बोर्ड नहीं रख सकते। हम लोगों को, हम स्ट्रगल करते हैं बच्चे के सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोर्स को चेंज किया जाए, मॉडिफाई किया जाए, कीपिंग इन माइंड बच्चे के जो है चैलेंजेस जो हैं, जो उसका जो डायनामिक्स उसके हैं। नंबर वन। नंबर टू, जैसे कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, एक सेंटर बना के, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट ओवर। आप जब हमारे ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं, ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर 10-10 हज़ार रुपये चार्ज कर सकते हैं, तो आप हमारा फिर पूरा हमारा भी हक बनता है कि आप ऐसे सेंटर्स बनाएं। हम तो वो प्रिविलेज लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते उनके लिए। आई नो लॉट ऑफ पीपल जिनके बच्चे हैं, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड टू इवन सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स, वो रखने चाहिए। रिसोर्स टीचर्स के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल होता है अच्छी रिसोर्स टीचर्स ढूंढना, वो होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे और कवानीन है, हालांकि थोड़ा सा बहुत फार फेच्ड आइडिया है, जब आप मिसट्रीट कर रहे हैं इस तरह के लोगों को, तो यहाँ भी पेनल्टीज होना बहुत जरूरी है। Absolutely right, 100% I did and I seconded. मेरे साथ कॉल मौजूद है शायद इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं शेयर करना चाह रही थी, मैं ये जो आपकी बात सुन रही थी, मैं बिल्कुल इसको सेकंड करूंगी कि ऑटिस्टिक बच्चों के स्कूल हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन उनके चार्जेस इतने ज्यादा हैं कि वो पेरेंट्स के लिए देना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए टाइमिंग जो है वो बहुत मैटर करती है। आपके लिए स्पीच थेरेपिस्ट होना जरूरी है, आपके लिए एक्टिविटी के लिए एबीसी का टीचर, और फिर असेसमेंट। पेरेंट्स लेके पागलों की तरह हम लोग फिर रहे होते हैं, कभी स्पीच थेरेपिस्ट के पीछे, कभी किसी के पीछे। अगर आप एक इंस्टीट्यूट में चले भी गए हो, वो आपको पूरी फैसिलिटीज नहीं देता आपको पूरी फैसिलिटीज। आपके आवर जो है नॉट मोर देन 2 आवर्स। और मजे की बात ये है कि सब ऑटिस्टिक स्कूल जो हैं वो बड़े बड़े साइकाट्रिस्ट, बड़े बड़े लोग वो चला रहे हैं। उसके लिए आम लोगों के लिए कितना मसला है। आप एक स्कूल में जाओ, दूसरे स्कूल में जाओ, पेरेंट्स को प्लीज ईज करने के लिए जैसे कहे, सिर्फ एक कमेटी बना दे, सिर्फ एक कमेटी गवर्नमेंट लेवल पर हो जो इन स्कूल्स को, इन अदारों को चेक रखे कि आप इसके टाइमिंग पूरे दे रहे हो, आप दे रहे हो। मैंने जो बाहर के मुल्कों को स्टडी किया है, उनके टाइमिंग 8 बजे से लेकर 4 बजे तक हैं। आप ना दो 4 बजे तक, 1 बजे तक दो, लेकिन अपने थेरेपिस्ट को पूरे दो।
जो अदारे खुले हैं, आप मदरसों को टारगेट कर रहे हो, आप स्कूलों को टारगेट कर रहे हो, आप मुख्तलिफ अदारों को टारगेट कर रहे हो उनको। अगर ये अदारे किसी ने खोले हैं, अगर कोई भी उसका हेड है, तो प्लीज प्लीज क्या वो सारी आपको फैसिलिटीज इस अदारे के नीचे दे रहे? पेरेंट्स को मिल रही है वो सारी फैसिलिटीज, बावजूद इसके कि हम लाख रुपया तक फीस अपने बच्चे को देते हैं और हमारे बच्चों को कोई टाइमिंग देने पे राजी नहीं है। हम किधर जाएं? पेरेंट्स को पैसा भी खर्च कर रहे हैं, अपना वक्त भी दे रहे। और मैं आपको बिल्कुल सही कह रही हूँ, आपको मैं देख रही हूँ बार शो में जिस तरह आप अपने आंसू साफ करेंगे। मेरे घर बच्चा है, मैं अपने आंसू साफ करती हूँ। हम एक दूसरे को तसल्ली देते हैं, हम एक दूसरे को हौसला बनते हैं। अब ये प्रोग्राम मुझे लग रहा है कि ब्लेसिंग होगा। ये प्रोग्राम जरूर लोगों के लिए चेंज लेकर आएगा। Salute to you. अल्लाह पाक आपको बहुत जज़ा दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, थैंक यू सो मच जी। और इतनी तकलीफ में है पेरेंट्स में, कोई बात है ना कि ये तो अफोर्ड कर सकती हैं, और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक इदारा बनाए जितने हमारे करने वाले लोग हैं उनको सही करने का। हाँ, जो बड़े बड़े पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े इदारों में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, बड़े बड़े मुकाम हैं, पहले तो उनको ठीक करें। ये जो भी हमारे साथ हर प्रॉब्लम में जो है ना सिर्फ पैसा बनाने का हम बस एक इंस्टीट्यूट हम सोचते हैं कि जो जितना एक्सप्लॉइट किया जा सकता है इससे एक्सप्लॉइट करके जितना पैसा फायदा उठाओ किसी की मजबूरी का। और ये सोसाइटी फिर वही वाली बात है कि जो बड़ा ज़बरदस्त मैंने कब्रिस्तान के भी पूछा था कि यूं हैरत से न देखो में जो तुम आज हो वो हम कल थे। तो आपका भी जब जिंदगी में कुछ बुरा होता है तो इट कम्स बैक टू यू। आपको पता है बाहर के मुल्कों में कोई भी इदारा होता है या कोई भी मॉल हो गया, फर्ज करें जैसे कोई पार्क हो गया, कोई हम वैसे जाते हैं वाटर पार्क हो गए, ये सारी चीज़ें, वहाँ के जितने भी वर्कर्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है इन चीज़ों के लिए कि ऐसे बच्चे अगर आपके पास आते हैं, सिर्फ ऑटिज्म वाले नहीं, बाकी भी वैसे भी स्पेशल जो बच्चे आते हैं उनको आपने किस तरह से ट्रीट करना है। मैंने डिज्नीलैंड उनके लिए उन्होंने अलग से टॉयज रखे होते हैं जो उनको देते हैं। वो बच्चे जो सीपी चाइल्ड हैं, वो बच्चे जो कि लिटरली आप उसको डाला ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ बच्चे आए जो मूव भी नहीं कर सकते। और वो बच्चे जो डिज्नीलैंड में वो जो आखिर में शाम के 6 बजे जब वो परेड होती है, परेड के बाद जो फायरवर्क्स होते हैं, मैंने उन बच्चों की आंखों के अंदर वो जिंदगी देखी है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूं, मैंने वो जिंदगी नहीं जी जो उन बच्चों की आंखों में उन फायरवर्क्स को देख के थी। सो और वहाँ इतने बच्चे आते हैं, मैं उनको देख रही होती हूँ और मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ ये मुसलमान नहीं है पर ये हमसे ज़्यादा अच्छे इंसान हैं कि लोग ख्याल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, उसको फौरी जगह दे रहे हैं। हमारे यहाँ तो एम्बुलेंस को जगह नहीं दी जाती। हमारे यहाँ तो एम्बुलेंस को यहाँ पे जब रास्ते बंद कर दिए जाते हैं तो एम्बुलेंस में जो मरीज होता है वो कसक के मर जाता है, वो एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं खोला जाता। तो अब सोचे ना, देख तो कलेक्टिव एजुकेशन की ज़रूरत है। मुझे लगता है ये जो घर में बैठी ख़वातीन है ना, चले अगर इदारे नहीं करते जो आप मेरा साथ दें, आप अपने बच्चों को रेडी करें कि आपने अपने बच्चों को अगर आपके बच्चे इंटेलिजेंट है, बहुत ज़हीन बच्चे हैं आपके, तो आप अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं कि ये ज़हीन बच्चे जो बाकी वो बच्चे जो कहीं ना कहीं से थोड़ी उनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, ये मेरा बच्चा उसके काम कैसे आ सकता है। अगर आप अपने बच्चे की तबीयत यकीन माने शुरू कर देंगी ना, माँ बाप को टेंशन नहीं होगी कि अगर मैं मर जाऊँगा या मैं मर जाऊँगी तो मेरे पीछे मेरे बच्चे को कौन देखेगा, बिकॉज आपने अपना बच्चा तैयार किया हुआ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अब तैयार करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। शाद रहिए, आबाद रहिए, पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखें। ज़िंदगी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।